अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जुमा मुबारक। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आज के दिन को जी हम बदल दें दुआओं के साथ और अपनी ज़िंदगी को जी खुशियों से भर लें और चेहरों पर मुस्कुराहटें भी हों आप सबके। ये हमारी दुआ है और दुआ और कबूल भी हो। कोशिश भी हमारी महाम यही रहती जी है। नाजरीन, अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के साहली इलाकों बंदर अब्बास और चाबहार समेत 80 से ज़ायद अहदाफ पर बदतरीन बमबारी की है, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए, जबकि पाकिस्तान और कतर ने फरीकैन से जंग रोककर मुज़ाकरात पर जोर दिया है। और एक और सनसनीखेज आलमी पेशरफ्त ये हुई है कि अमरीकी FBI और कैनेडियन एजेंसीज ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजद के कत्ल के इल्ज़ाम में इंडिया के बदनाम ज़माना लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 24 मेंबर्स को पकड़ा है। इसके साथ साथ शारजा से कराची आने वाले कार्गो तैयारे के अमले के 5 अरकान का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। इस बारे में भी आपको आज के प्रोग्राम में हम अपडेट करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ आज़मीन हज के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। हुकूमत ने मुल्की तारीख में पहली बार 4 साला हज पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके तहत अब आज़मीन जो हैं वो 2030 तक एक ही बार रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं काम की जगह पर ख़ास तौर पर ख़वातीन को हिरासा करने के लिए एक फ़ैसले में वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने एक निजी कंपनी के 5 अफसरान पर 27 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद कर दिया है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ रोज़मर्रा के जहनी तनाव का इलाज महंगी अद्वियात के बजाय किचन में मौजूद अशिया से कैसे किया जा सकता है, और ताल्लुकात की बात ना करें और मियाँ बीवी के दरमियान जो दूरियां हैं वो क्यों बढ़ रही हैं और इसमें शैतान का कितना अमल दखल है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और आपने आज का प्रोग्राम जो है वो एंजॉय करना है, कहीं नहीं जाना, रिमोट को साइड पर रख दें, चाय कॉफ़ी ले लें और शो को एंजॉय करें। और गलती से कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर आप दोबारा से देख सकते हैं। बिल्कुल जी। और नाजरीन, एक तरफ जहां आयतुल्लाह खामनाई शहीद की तदफीन के बाद अवामी सोग की तकरीबात अख्ताम पजीर हो गई हैं, वहीं अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर दोबारा से हमले भी शुरू कर दिए हैं। और देखा जाए तो जलती पर तेल का काम इजराइल कर रहा है, जो दोबारा एक बड़े हमले का इशारा दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ राब्ता भी हुआ है और अब्बास इराक़ची ने हमलों को मुआहदे की खिलाफ वर्जी और ईरान के दिफा का अयादा किया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले भी किए हैं। जी बिल्कुल। और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलिबाफ ने दो टोक कहा है कि अगर आप हमला करेंगे तो आप पर भी हमला होगा। और कलिबाफ ने खबरदार भी किया है कि बेमकसद हाथ पांव मारने से गुरेज करें, वरना मजीद दलदल में धंसते चले जाएंगे। और अहम नेटो इत्तेहादी इटली ने एक बार फिर अमेरिका को अपनी सरजमीन और फौजी अड्डे इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है। और ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? क्या ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और क्या जंग बढ़ेगी या जंग रुकने का नाम लेगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तदफीन के साथ वक्त तो इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन इस पूरे अरसे में उनके बेटे और नए रहबरे आला मुश्तबा खामेनेई का अवामी सतह पर एक बार फिर नजर न आना किस हिकमत अमली की तरफ इशारा करता है? ये इसके बारे में सबसे पहले तो सबको सुबह बखैर, आपको भी सुबह जो बखैर, है और गुड आपके मॉर्निंग। नाज़रीन को भी बुलाने का बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मुश्तबा खामनाई के मंज़र-ए-आम पे ना आने का, एक तो उसके बारे में ये कयासराई की जा सकती है कि वो ज़ख्मी हैं उसी हमले में जिसके दौरान उनके वालिद की शहादत हुई और अभी वो सेहतयाब हो रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अ, आयतुल्लाह खामेनेई शहीद के बाद जो है इस लेवल पे एक और शहादत जो है वो मोरल डाउन करने के लिए जो है वो मोरल के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। जी जी और जी कुछ जी। आवाज़ें ये भी हैं कि अब ईरान ने अपनी पूरी डॉक्ट्राइन चेंज की है और उनका ये कहना है कि उनके जो इस तरह के ओहदेदारान और इस तरह के ख़ास तौर पे स्पिरिचुअल और रिलीजियस जिनकी कोई स्टेटस है, उनको बहुत ज़्यादा मंज़र-ए-आम पे कभी भी नहीं लाया जाएगा सही। पहले की तरह। तो अभी इल्म नहीं है, अभी ये नहीं पता, अभी हमें पूरी तरह से ये भी पता नहीं है कि मुज्तबा खामनाई जो हैं
एज़ अ सुप्रीम लीडर किस तरह से ऑपरेट करेंगे, क्या उनका सही। मिज़ाज है। बहुत कम उनके बारे में बात है, तो जितनी हम बात कम करें बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो वो कयासराई और चहमगोइयाँ ही प्रयास होंगी। रहे होंगे। हम जी, देखते जी। हैं कि किस तरह से ये इस चीज़ को आगे लेके सही, चलते यानी हैं। कभी बिल्कुल चीज़ें सही। सेटल डाउन शाज़िया होंगी। साहिबा, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमरीकी हमलों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने अमरीकी हमलों को 14 निकाती मफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया और पाकिस्तान को अपने दिफाई अज़्म से भी आगाह किया। इस राब्ते को अमरीका में किस नज़र से देखा जाएगा? आपकी क्या असेसमेंट है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एडमिट करना चाहिए, और मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ कि हमें इसको थोड़ा-सा टोन डाउन करना चाहिए, डाउन प्ले करना चाहिए। 2 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, हम जी, उ उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी जी। रिप्रोचमेंट पे, हम उन्हें मजबूर सही। नहीं कर सकते हैं किसी सुलह पे। तो हम ऑकवर्ड पोजीशन में हैं, और हमें ये बात जो है वो माननी चाहिए कि हमारी पोजीशन जो है वो बहुत इस मामले में फेवरेबल नहीं है। क्यों? नहीं है, जी। क्योंकि एस्केलेशन लैडर से पैर ना तो ईरान नीचे कर रहा है और ना ही अमेरिका। अमेरिका। ईरान जो है उसकी अपनी जस्टिफिकेशंस हैं, उसकी अपनी लॉजिक्स हुँ। हैं, और हुँ, वो हमें ठीक भी लग रही हैं। और अमेरिका जो है उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो लॉजिक है या इलॉजिक है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं। और हम ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ पे रीजन में, और ब्रॉडर भी हमारे वेस्ट में भी सबके साथ ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन है, रीजन में बहुत अच्छे रिलेशन है। हुँ। सच एज़ हमारे गल्फ के कंट्रीज़ के साथ जी। बहुत अच्छे हुँ, रिलेशन है, हमारे तुर्की के साथ, अज़रबैजान के साथ, यानी हुँ। अड़ोस-पड़ोस में चाइना के साथ, ईरान के इर्द-गिर्द उसकी विसिनिटी के जितने ममालिक हैं, उनसे हमारे बहुत करीबी रिलेशन हैं। वो जी। फंक्शनल या ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन नहीं है, बरादराना ताल्लुकात हैं। और उन ताल्लुकात का जो डिविडेंड है, वो हम ईरान को पहुँचाना भी चाह रहे हैं, और हम उसमें 100% शामिल भी हैं। जी। मगर हम दोनों फ़रीक़ैन में से अगर हमसे कोई पूछे कि किससे हम मैच्योरिटी की उम्मीद रख रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम ईरान से जो है पेशेंस की और मैच्योरिटी की तवक्को रखते हैं। जी। हमारी ये तवक्को नहीं है कि हम उन इस चीज़ को अंडर प्ले कर रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ, ये ज़्यादती जो है, ये इसमें किसी किस्म की कोई जस्टिफ़िकेशन सही। है, नहीं। जो हो रहा है, गलत हो रहा है। हुँ, लेकिन इस तरह अगर दोनों पार्टीज़ एक-दूसरे की गर्दन पे जो है वो तलवार रख कर बैठी रहीं, तो नेगोशिएटेड सॉल्यूशन ऐसे नहीं होते। एस्केलेशन जी। इस तरह से ज़रूर होती है। सही, और ये सारी सूरत-ए-हाल में लग भी रहा है, जिस तरह से आप एस्केलेशन की बात कर रही हैं कि इस सारी सिचुएशन में एस्केलेशन ज़रूर होती है, और इज़राइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि वो ईरान पर तीसरी बार हमले के लिए तैयार हैं, और जबकि वो 28 फरवरी को अमेरिका के साथ मिलकर मुश्तरका हमला कर भी चुके हैं। और अब आपको क्या लगता है कि ट्रंप का सब्र ख़त्म करने और अमेरिका को इस दलदल में धकेलने के पीछे इज़राइल का ही हाथ है? बिल्कुल, ट्रंप को इस दलदल में धकेलने में इज़राइल का ही हाथ है, और अभी भी अगर हुँ, कोई ये कह रहा है कि ये हमले जो हैं वो इज़राइल के बगैर हो रहे हैं, ये हमले अगर तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हो रहे हैं, फिर हुँ, तो हम कह सकते हैं कि ये हमले अमेरिका से हो रहे हैं। ये हमले सही। अमेरिका से तो नहीं हो रहे, अमेरिका हुँ, कर रहा है, करवा रहा है, हो तो हुँ, ईरान के इर्द-गिर्द से ही रहे हैं। तो ईरान जो है उसकी जो रिज़र्वेशन है, या ईरान की जो प्रोटेस्ट है, वो भी जायज़ है। ठीक तो है। रिफ्यूलिंग चाहिए जी। होती है, अगर जेट हैं, आपको हुँ, लॉन्चिंग पैड्स चाहिए होते हैं, हुँ, तो ईरान के इर्द-गिर्द ही है जहाँ से फैसिलिटेशन हो रही है, और जवाबन जब हुँ, ईरान के पास इस बात की इंटेल पहुँचती है, तो वो उन्हीं जगहों पे वो अटैक भी कर देता है। तो उससे ये हुँ, चीज़ की तस्दीक भी हो जाती है कि हमला जो है वो ईरान पे कहाँ से हुआ। तो इज़राइल की आप बात करें, तो इज़राइल के जो है पास अभी भी फाइटर जेट भी अमेरिका के मौजूद हैं, और अमेरिका इज़राइल के की बेस को इस्तेमाल किए बगैर इस रीजन के अंदर जो है, उनका सारे का सारा इंटेलिजेंस का, सर्वेलेंस का पूरा सेटअप वहाँ पे हुँ, है। उन्होंने अपना बेस कैंप जो है वो वहाँ बनाया हुआ है, तो इज़राइल इसके अंदर शामिल है, और इज़राइल की वजह से ही ये हो रहा है। और ये हुँ, डोनाल्ड ट्रंप को अपने मिड टर्म बचाने के लिए जो है, इस एस्केलेशन से जो है इसको एस्केलेट करना है, क्योंकि मिड टर्म के अंदर उनको पूरा सेनेट जो है, उनकी पूरी डोनर क्लास, उनका पूरा एपेक और ज़ायनिस्ट लॉबी अपने पीछे खड़े हुए चाहिए, हुँ, क्योंकि पूरी की पूरी जो उनकी सेनेट है, वो पेरोल पे है, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है। तो जी, वो ट्रंप को बहुत टफ टाइम देंगे हुँ, अगर ट्रंप ने उनको उससे पहले खुश नहीं किया। वो खुश करने के लिए क्या करते हुँ, हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हुँ, वो दो धारी तलवार जो है वो उसके साथ कहीं खेल रहे हैं, तो उसमें उनका ज़ख्मी हो जाना जो है मेटाफोरिकली, उसके बहुत इम्कानात हैं। एक तरफ तो वो
अपना मिड टर्म बचाना चाह रहे हैं जी। और अपने डोनर क्लास को नाराज नहीं करना चाह रहे, और दूसरी हम्म, तरफ स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुलवा के अपने जो एनर्जी है उस क्राइसिस से बचना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी वो सुपरफिशियली और आर्टिफिशियली उसको मेंटेन किए हुए हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब मार्केट मैनिपुलेशन का बबल जो होता है वो एकदम से ब्रस्ट करता है। हम कह रहे हैं जी पेट्रोल की कीमत कम हुई, ज़्यादा होगी। पेट्रोल की कीमत जो है इससे 3 गुना ज़्यादा की मुआशी या इक्तिसादी माहिरीन कह रहे थे कि हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि उसको सही। सुपरफिशियली मैनेज किया जा रहा था। अब ट्रम्प हम्म, इस दो-धारी तलवार में, ट्रम्प इज़ स्टक बिटवीन अ हार्ड वॉल और रॉक। उनको नहीं समझ में आ रहा कि अब इससे बिल्कुल कैसे बिल्कुल निकलें। शाजिया साहिबा, पाकिस्तान आप ने दुरुस्त पहले कह भी रही हैं। उनको और निकाल दिया था। इसराइल जो है वो हमेशा अटैक्स के लिए और एस्केलेशन के लिए अमेरिका के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करता है, फिर वो चाहे अमरीकी अड्डे हों या फिर किसी भी तरह से अमरीका की सपोर्ट हो। अमरीका की जानिब से डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान के साहिली इलाकों में 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाना और ईरान का फौरी तौर पर कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमला कर देना, आपको क्या लगता है कि अगर ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है तो क्या गल्फ ममालिक ने भी अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज की है अपने दिफा के हवाले से? गल्फ कंट्रीज ने अपना दिफा जो है वो डाइवर्सिफाई किया हुआ है, हम्म, और उस डाइवर्सिफिकेशन में उजलत से काम नहीं लिया जा सकता। अब डाइवर्सिफाई करने में वो अपना मिलिट्री हार्डवेयर दूसरे मुल्कों से खरीद रहे हैं, हम्म, मिलिट्री अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें कहाँ से मिल सकता है, लेकिन ये भी रातों रात नहीं हो सकता। और हुँ। उनके पास जो उनके पास जो वहाँ पे अड्डे हैं अमरीकी, उनकी मौजूदगी को भी एक एग्रीमेंट के तौर पे ही वहाँ रखा गया है, तो वो ठीक है। एग्रीमेंट भी रातों रात नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो हुँ, बहुत मुश्किल पोज़ीशन, हुँ, अच्छा। जहाँ पे सही। ईरान का मीडिया और ईरानी एकेडेमिया जो है उनको बहुत बुरा-भला भी कह रहा है और सारे इल्ज़ामात उन पे डाल रहे हैं, और वो इस हम्म, जंग के अंदर एक कोलैटरल बनते हुए अपना शदीद नुकसान भी करवा रहे हैं। वहाँ हम उनकी पोज़ीशन को हुँ, अगर देखें, वो क्या कर सकते हैं? ईरान एक स्ट्रक्चरल थ्रेट के तौर पर पेश किया गया। गल्फ़ के कंट्रीज़ की कभी भी ईरान के साथ कोई मोहब्बत या दोस्ती नहीं रही। अरबी और अजमी का प्रॉब्लम जो है वो साल-हा-साल का है, सदियों का है। तो हम्म, दोनों ने कभी आपस में आगे बढ़कर मोहब्बत के रास्ते बनाने की कोशिश नहीं की। तो ईरान के स्ट्रक्चरल थ्रेट से बचने के लिए गल्फ़ के कंट्रीज़ ने अपने अंदर जो है एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका की सूरत में बनवाया, उसके पैसे हुँ, भी दिए, वहाँ पे बेस कैंप्स भी बनाए गए। अब वो उनको ना तो रातों-रात उठा सकते हैं, ना ही अमेरिका को कह सकते हैं कि आपकी यहाँ से छुट्टी है। जितना कह सकते हैं, सऊदी अरेबिया ने जितना मना किया है, लेकिन चीज़ों के एग्रीमेंट्स होते हैं अगले 50 साल के, 60 साल के। जी। आपको आर्बिट्रेरी कोर्ट में बुलाया जा सकता है अगर आप अपनी हुँ, डील को वहीं पे ब्रेक कर दें। अब उनकी सारी की सारी मुइशत, उनका सारे का सारा इक़्तिसाद जो है, वो हम्म, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के खुले रहने जी। पे और इस इम्प्रेशन पे, इस इमेज पे है कि ये गल्फ़ की कंट्रीज़ सेफ हैं, ये बहुत यहाँ पे आपके पैसे सेफ हैं, कैसे सेफ यहाँ हैं, पे जी। पैसे जो हैं वो आपको इन्वेस्ट हुँ, करने चाहिए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। तो वो तो सारे का सारा धड़ाम से गिर गया। वो तो बिल्कुल अपनी ऐसे। ज़िंदगियों में 30-30, जी। 50-50 साल पीछे चले गए, और प्लस ईरान जो है वो इन फ्यूनरल को भी पॉलिटिकल रीज़न्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुरान की आयत हुँ, जो हैं वो हुँ, चुन-चुन के जिसके लिए क्या बोलनी है, किसी को सऊदी अरेबिया को इबरत का सबक दिखा रहे हैं और हक और हम्म, बातिल बता रहे हैं, किसी को तुर्की को हम्म, मुनाफ़िकत की जो है वो तिलावत सुना रहे हैं। तो हम्म, ईरान को, जहाँ हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, और मैं बाय द बोन मैरो जो है इस चीज़ के ईरान के साथ खड़ी हुई हूँ। लेकिन इसमें अडल्ट इन द रूम जो है वो ईरान ही है, और ईरान को ही ये बिहेव करना चाहिए। ईरान हम्म, के अंदर से ये बचपना निकल जाना चाहिए जिसका हुँ, मुज़ाहरा उन्होंने सही। फ्यूनरल प्रोसेशन पे भी किया, जी, क्योंकि जी। हमने इन कंट्रीज़ को, पास को तो हमने कहा हुआ था इंसिस्ट करके। हुँ, तो इस वज़ह से मैं कह रही हूँ कि हम बहुत ऑकवर्ड पोज़ीशन में हैं। बिल्कुल। ईरान जो है वो हुँ, हमेशा से उसकी एक रवायत रही है कि वो आपके शुक्रगुज़ार होते हैं, वो ना भूलते हैं, ना माफ़ करते हैं, लेकिन एहसान हमेशा याद रखते हैं। तो ये 3 चीज़ें उनमें हैं, लेकिन जी। इसके साथ-साथ वो ये बात का ख़्याल नहीं रखते कि अगर उनका जो जिसने उनके साथ जोड़ा हुआ है, अपना हम्म, कोई ताल्लुक बनाया हुआ है, अपना कुछ स्टेक पे लगाया हुआ है, तो जब उनके लिए कोई प्रॉब्लम होता है, तो हुँ, वो हुँ, फिर हुँ, उस थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। सही। अब हमने 11 जुलाई की डेट फिक्स की हुई है इस्लामाबाद के अंदर, ईरान जी। ने और अमेरिका ने बैठना है। मुझे नहीं लगता कि इस हुँ, सूरत-ए-हाल में बैठना है, तो बैठकर बैठने बात क्या भी करनी आएँगे, है? एमओयू सही। पे क्या बात वो कर सकते सही, हैं? हम्म, सही। तो सिचुएशन वाक़ई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है, ऑकवर्ड भी है। अब देखना ये है कि दोनों पार्टीज़ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठती हैं या नहीं बैठती। बहुत शुक्रिया शाज़िया चीमा साहिबा आपके वक़्त का। लेकिन वही वाली बात है उज़ैर, रोज़ हम डिस्कस करते हम्म, हैं और मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन
हम तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात पर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, लेकिन दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों ममालिक जो हैं, वो किसी ना किसी तौर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। धमकियां भी आ रही हैं, थ्रेट्स भी आ रहे हैं, फिर तैयारियां भी की जा रही हैं, हमलों की तैयारियां एक तरफ से कहा जाता है, फिर ईरान भी डट जाता है, इमरान भी कहता है अगर आप हमला करेंगे तो हम भी जवाब के लिए तैयार हैं। तो वो अमन वाली सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। एक प्रेशर बिल्ड हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गल्फ स्टेट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फिर उनको आगे अपने इलेक्शंस का इतना ज़्यादा प्रेशर है, फिर इसराइल स्पॉइलर है, इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है। ऐसे में मुज़ाकरात कामयाब होना एक टफ सिचुएशन लग रही है। बिल्कुल वहाँ लेकिन टफ सिचुएशन है। और जिस तरह से एडल्ट इन द रूम ईरान की बात हो रही है तो फीफा वाली मिसाल बनती है। यानी जी। अगर आपने मुखालिफ टीम के खिलाफ गोल कर ली हैं और फिर 90 मिनट पूरे होने वाले हैं तो आपने टाइम बाय करना है, आपने टाइम किल करना है और आपने जनाब मुखालिफ टीम को मौका नहीं देना कि वो जनाब आपकी गोल पोस्ट की तरफ बढ़े भी। तो ये मिसाल ईरान के लिए है कि ईरान ने बड़ा करारा जवाब दिया है, बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सिर्फ एक मुल्क को नहीं, अमेरिका को नहीं, सुपर पावर को नहीं, बल्कि इजराइल को भी, दोनों ममालिक को बड़ा करारा जवाब जो है ईरान ने दे दिया है और दुनिया में अपनी धाक बिठा दी है। अब मौका ये है कि मुज़ाकरात जो हैं उनको परवान चढ़ाया जाए, बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। इसी में ईरान की फतह फतह है भी है, और बिल्कुल ऐसे वरना ही। कोई मिस एडवेंचर हो तो वो फिर जो आपकी कमाई है वो ज़ाया होने का ज़ाया होने खतरा का भी पैदा हो खतरा भी जाता है। है, तो उम्मीद बिल्कुल। करते हैं जनाब जो टेक्निकल मुज़ाकरात चल रहे हैं वो इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। और अब वक्त हो गया है कि जान लिया जाए कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहने वाला है, क्योंकि अब वीकेंड भी है और आप यकीनन कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का ट्रैवल प्लान करने बना का रहे हैं प्लान अपनी भी कर फैमिली रहे के हो। साथ और बच्चों को छुट्टियां भी हैं। तो आपको बता देते हैं जनाब के मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत बिल्कुल क्या है। उज़ैर, ओवर टू यू वो दर्जा हरारत तो बताते हैं। आप प्लान की बात करें, कुछ लोगों का प्लान धरा का धरा भी रह जाता है, तो आपने तैयारी ऐसी भरपूर करनी कि प्लान जो है वो फिर आपका धरा ना इम्प्लीमेंट आपका धरा का धरा ना रह जाए। तो चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहने वाला है। नाशिन मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है, ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, मशरक़ी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदों वाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित के दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 29 और कम से कम 17 डिग्री तक रहने की तवक्को है। स्कर्दों की बात करें तो स्कर्दों में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 और मिनिमम 12 डिग्री तक जा सकता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर का रुख करें तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं, यहाँ पर भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। मुजफ्फराबाद में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 35 और मिनिमम 22 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 35 और कम से कम 18 डिग्री तक जाने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अब बात कर लेते हैं मेज़बानों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 42 और कम से कम 29 डिग्री तक जाने की तवक्को है, जबकि सवात में मैक्सिमम टेम्परेचर है 29 और मिनिमम 13 डिग्री तक रह सकता है। और ताहम बाद दोपहर हम देख रहे हैं दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, टांग, वजीरिस्तान और पारा चनार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम के हवाले से बात करें तो यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने की तवक्को है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 38 और कम से कम 26, जबकि औलिया के शहर मुल्तान में मैक्सिमम टेम्परेचर है 43 और मिनिमम 31 डिग्री तक जाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, बहावल नगर, डेरा गाजी खान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मौसम गर्म, जबकि दिन के दौरान वस्ती अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा में दर्जा हरारत 37 से 20 डिग्री के दरमियान रह सकता है और महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम में योब, बारखान, मुसाकिल, सिब्बी, कोहलू, खुजदार, आवरान और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश हो सकती है। आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध की। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में मैक्सिमम टेम्परेचर है 34 और मिनिमम 29 डिग्री तक जाने की तवक्को है, जबकि हैदराबाद में हम देख रहे हैं टेम्परेचर 39 से 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रात में साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा सखर, घोटकी, दादू, थरपारकर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में काम करने वाली ख़वातीन के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासत ने एक तारीखी और संग मील फैसला सुनाया है। केस कुछ यूँ है कि एक निजी इदारे में खातून मुलाजमा को मुसलसल नाजेबा जुमलों, गैर पेशा वराना रवैयों, दफ्तर से बाहर मुलाकात की दावत देने और ज़बरदस्ती हाथ पकड़ने जैसे घिनौने इक़दामात का निशाना बनाया गया और जब खातून ने आवाज़ उठाई तो इदारे के दीगर ओहदेदारों ने मिलकर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल उज़ैर, और ये तो हमारी सोसाइटी का अलमिया है। जब औरत आवाज़ उठा ले तो उसको जज करना शुरू कर देते हैं, और जब खातून ने कानूनी चाराजोई की तो मुल्ज़िमान ने जी अपनी गलती मानने के बजाय अगेन वही किया जो करते हैं जी। खातून की शख्सियत, उनके लिबास और निजी ज़िंदगी को निशाना बनाकर केस को कमज़ोर करने की घटिया कोशिश की, लेकिन वफाकी मोहतसिब ने मुल्ज़िमान के तमाम दलाइल को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि किसी खातून की खुश इखलाकी उसकी रजामंदी नहीं होती है, जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और निजी इदारे के जी 5 अफसरान पर 27 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद किया गया। और इसी केस और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, कवानीन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी मोहतसिब इंसदाद हिरासानी फौजिया वकार साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, ये फैसला पाकिस्तान की वर्किंग वुमेन के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, और इस केस में मुल्ज़िमान ने खातून के लिबास, समाजी रवैये और निजी ज़िंदगी को ढाल बनाने की कोशिश की। आपने फैसले में इस माइंडसेट को कैसे डिकोड किया? देखिए, हर कानून की तरह हम भी हक़ाइक़ को देखते हैं, और कानून में बड़ा वाज़ेह है कि ना का मतलब ना होता है। कोई गैर मुनासिब, कोई नाजायज़ पेशकश की इजाज़त नहीं है। तो इस केस में भी अगर ये कहा गया कि जी खातून की किसी के साथ दोस्ती थी, या उसके कपड़े ऐसे, या रवैया, या बाकी केसेस में ये बात होती है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट ये है कि अगर एक खातून ने एक रवैये को डिस्करेज किया और एक पेशकश को डिस्करेज किया, तो वहाँ पे रुक जाना लाजमी है, क्योंकि कानून में ये वाज़ेह है। और इस केस में ना सिर्फ ये है कि जो पेशकश हुई और बहुत एक प्रोट्रैक्टेड नहीं था, चंद ही एक ही बल्कि एक मेन इवेंट था, उसमें जब उसने मना किया तो इसके बावजूद उसकी तरफ बढ़ावा होता गया, और फिर वो फ़ौरन निकली बाहर और उसने लोगों को बताया। अब जो लोगों को बताना है वो बहुत अहम है, क्योंकि उससे ज़ाहिर होता है कि एक वाक़या हुआ है और उसका फ़ौरन किसी ने नोटिस लिया है और ख़ातून को बुरा लगा, उसने जाके लोगों को बताया जी। इस केस में ये एक और चीज़ ये, और जो अक्सर केसेस में होती है, खाली इस केस में नहीं है, वो कि इदारे खामोश रहने पे मजबूर कर देते हैं। ख़ास तौर पे अगर मालकान में से कोई हो तो खामोशी की बहुत ज़्यादा तलकीन की जाती है। कुछ लोग अच्छी इंटेंशंस के साथ करते हैं, कुछ लोग धमकाने के लिए करते हैं, जैसे कार्रवाई होती। तो इसमें वाज़ेह ये है कि ना का मतलब ना है, और आपका लिबास, आपका किरदार इसमें बिल्कुल भी अहम नहीं है। कॉस किरदार का मतलब ये नहीं है कि खुश इखलाकी, जैसे कहा गया कि खुश इखलाकी का मतलब ये नहीं है कि हरासमेंट की जा सकती है, मगर अगर पहले किसी के साथ, अक्सर ये भी एक होता है कि पहले किसी के साथ ताल्लुकात भी हुए होते हैं, तो वो किरदार कशी में आते हैं कि जी इसके तो ताल्लुकात थे, इस वजह से अब इसने हरासमेंट कर दी। मगर वाज़ेह ये करूँगी कि अगर पहले ताल्लुकात भी हुए हों और एक ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए हों कैटेगोरिकली, और बता दिया गया हो कि ये पेशकशें अब मज़ीद नामंजूर हैं,
तो वहां पे कंसेंट विदड्रॉ हो जाती है, इजाजत खत्म हो जी। जाती है। इजाजत सारी जिंदगी के लिए नहीं होती है। एग्जैक्टली। अच्छा फौजिया साहिबा, हम चाहते हैं कि आपके तवसुत से, इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से ज़्यादा जो आगाही है वो फैले, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस तरह के मसाइल फेस कर रही होंगी। आप क्या रेकमेंड करती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं कि किस किस्म के जो सबूत हैं इन ख़वातीन को अपने पास रखने चाहिए, और किस तरह इन्हें फौरी तौर पर जो है वो अप्रोच करना चाहिए ताकि ये सिलसिला जो है वो रुक सके और ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके ज़हनों में फितूर होता है कार्रवाई भी की जा सके? बहुत दफ़ा ख़वातीन और बाकी लोग भी ये समझते हैं कि हमें जो फौजदारी मुकदमात के लिए सबूत और शवाहिद चाहिए होते हैं वैसा ही इसमें चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये एक सिविल ऑफेंस है और इसके लिए ख़ास तौर पे हरासमेंट के कानून ऐसे बनाया गया है कि उसमें एविडेंस का तरीका या शवाहिद का तरीका बहुत फ़र्क है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि अगर एक खातून के साथ कोई वाक़या हुआ है, वो बाहर निकली है और उसने किसी को बताया है, तो हमारे लिए वो बताना अहम हो जाता है। अहम हो जाता है। साथ ही साथ जो ठोस सवाबित होते हैं, जिस तरह के आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरा है या व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। Messages। कई लोग डिसअपीयरिंग मैसेजेस लगा लेते हैं, तो मैं तलकीन करूंगी कि अगर कोई ऐसा नामुनासिब मैसेज आए तो फौरन स्क्रीनशॉट ले लें। Screenshot हम ले। स्क्रीनशॉट को कंफर्म कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सही। सेकेंडली, अगर कोई बात हुई है तो जाके अपनी हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी को फौरन रिपोर्ट करें, ठीक क्योंकि है। कसूर उस खातून या मर्द या ख्वाजा सिरा का नहीं है जिसके साथ हरासमेंट हुई है, कसूर उस शख्स का है जिसने हरासमेंट की है। जी। तो हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी इदारे के लिए बहुत लाजमी है कि वो बनाए और वो फाल हो, लोगों को उसके बारे में पता हो। बताओ। आप अक्सर देखेंगे कि इदारे बना लेते हैं मगर छुपाते हैं, बनाते ही नहीं है पहले तो, जब बना लेते हैं तो फिर छुपा देते हैं या अहम नहीं समझते कि लोगों सही। को पता हो। सही। तो खवातीन को पता होना चाहिए, मर्दों को पता होना चाहिए, और ख्वाजा सिरा को पता होना चाहिए कि कौन सी हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी है, कौन से रवैये का बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नौकरी मिली है, चाहे किसी भी ओहदे पे मिली है, तो आपका काम किसी को खुश करना नहीं है, नहीं है। किसी के साथ बिल्कुल चाय ऐसा ही। पीना नहीं, अपनी मर्जी के बगैर किसी के साथ जाना नहीं है, किसी को आपके पास खड़े होने की जरूरत नहीं है। और अगेन मैं ये एम्फसाइज करूंगी कि किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। आपको अपने काम की तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत अपने बहुत काम आपका पे वैलिड फोकस पॉइंट है करना फौजिया चाहिए। साहिबा। और जिस तरह से अगर हम देखें बतौर मुआशरा भी इस हवाले से अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि हरासमेंट डिफरेंट तरह की होती है। कुछ वर्बली भी आपको हरास कर देते हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं होता, वो आपके कानों को बुरी लग रही होती है, नामुनासिब लग रही होती है, लेकिन चाहते ना चाहते आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपने अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि एक तो कहना है जो वर्बली है, जी। एक जेस्चर्स होता है, जिस तरह जेस्चर के होते किसी की एग्जैक्टली। तरफ देखना या कोई ऐसी हरकत करना जिससे दूसरे को पता चल जाए कि आपने नामुनासिब बात की है मगर बाकियों को नजर ना आए। और अक्सर लोग कहते हैं मेरा तो मकसद नहीं था, मैं तो घूर नहीं रहा था, जी। जबकि खातून या मर्द जिसको भी घूरा जा रहा है उसको पता होता है कि समझ ये आ रही गैर होती मुनासिब है। जी। तो हम उसकी स्टेटमेंट को हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि उसका कहना हमारे लिए अहम है। अहम है। हाँ, उसके बाद हम एक और टेस्ट होता है, वो ये है कि हम कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं कि इतना पास खड़े होना या इस तरह से देखना कि आपको भी बुरा लगेगा उसी इदारे में उसी तरह के लोगों से। अगर वो भी कहते हैं कि हाँ ये हमें भी बुरा लगता है, ये सब शख्स ऐसे ही देखता है, तो वो एक सबूत बन जाता है। सही। और इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा अहम है कि अब लोग नए तरीके अपनाने शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह कह के बहुत जी, घटिया जी। घटिया बातें भी की जाती हैं। जी। तो रिलीजन को दरमियान में ले जाया तो फिर कहा जाता है कि जी हम तो सिर्फ वो एक किसी की तारीफ कर रहे थे तारीफ कर और रहे थे। इस्लामी तरीके से कर रहे इस्लामिक थे। तरीके से एक कर केस रहे मुझे थे। याद आ रहा है जिसमें एक सीनियर आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, एक जूनियर इंडक्टी के साथ, एक जूनियर स्टाफ के साथ, उसके कहा माशाल्लाह तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, और लिख के भेजा हुआ है कि माशाल्लाह तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत। अल्लाह। तो जब वो पूछा गया कि आपने इस तरह की बात क्यों की, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो बच्चियां बड़ी अच्छी लगती है, मेरी तो अपनी बेटियां भी हैं, बेटियां मैं तो भी उनकी भी हैं। तारीफ करता हूं। जी। अच्छा, उसका अहम ये बात है कि उसका सबूत बहुत आसान था। मैंने उनको उस वक्त कहा कानून भी हमें इजाजत देता है कि हम क्रिएटिव तरीकों से सबूत हासिल करें। जी। मैंने कहा आप सही। इस वक्त निकालिए व्हाट्सएप मैसेज मुझे निकाल के दिखाएं जो आपने अपने मेल कॉलीग्स या अपनी बेटियों को किए, जिसमें आपने किसी के होठों की तारीफ की हो या किसी के जिस्म की तारीफ
नेचुरली उनके पास नहीं था। तो जी। इस तरह की चीज़ें हमारे लिए बड़ी सपोर्टिव होती हैं बिल्कुल फैसला फौजिया करने में। साहिबा, बड़ा ही आपका वैलिड पॉइंट है। और कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि तारीफ़ की जाती है, तो ये वही वाली बात है कि जब तक इजाज़त ना दी जाए तब तक तारीफ़ भी नहीं करनी चाहिए। बहुत नामुनासिब लग रही होती है, आपको बहुत ही अजीब फ़ील हो रहा होता है, बड़ा अनसेफ आप फ़ील कर रहे होते हैं, कोई इस तरह से बात भी करे। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी ख़वातीन को भी सोचने की है कि इस तरह की चीज़ों पर आपने बर्दाश्त नहीं करना, आपने सब्र नहीं करना, बल्कि आप इस पर फ़ौरी तौर पर एक्शन भी ले सकती हैं, बजाय कि आप ज़हनी तनाव का शिकार हों किसी वर्क प्लेस में और आप अजियत से दो चार हैं, हर जगह से आपको वर्बली भी हरास किया जा रही है, इस तरह की कुछ चीज़ हो रही है, तो फ़ौरन से जाकर आप कानूनी कार्रवाई कर और सकती हैं। बहम आपके पास हमारे मुकम्मल तौर पर आज इसका इख्तियार का है। इस डिस्कशन का मकसद भी यही था, प्राइम ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जी। बहुत सारी और वो खवातीन जो किसी न किसी मरहले पर किसी न किसी अंदाज में अपने वर्किंग स्पेस के अंदर हरास हो रही हैं, उन्हें इस मामले पर आवाज़ उठानी आवाज़ चाहिए उठानी और चाहिए। उन्हें इस केस से सीखना चाहिए कि जनाब फिर जब एक्शन होता है तो फिर ऐसे बिल्कुल। लोगों को कैसी सजा और उज़ैर, मिल इसके सकती है। साथ साथ मैं ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी, खुदारा ख़वातीन को जज करना बंद करें। वाकई ये जो खुश अखलाक़ी वाली बात है, अगर कोई खातून, ये हमारे माशरे में ख़ास तौर पर बहुत बड़ा जी। मसला है, अलमिया है कि अगर कोई खातून चार मर्दों के बीच में अगर हंसकर बात करिए तो आप गलत मतलब ले लेते हैं कि अच्छा ये हंसकर बात करिए तो शायद ये इसका करैक्टर ख़राब है, शायद ये हमें लिफ्ट करवा देगी। इस तरह की माइंड सेट के साथ आप लोग चल रहे होते हैं। तो वर्क प्लेस होती है, इक्वली सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपस में बैठते हैं, हेल्दी रिलेशन होते हैं। वर्क प्लेस पर ख़वातीन के भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कपड़ों से जज करना शुरू कर दें, उसके बिहेवियर से उसको जज करना शुरू कर दें। अगर वो लाइवली पर्सनालिटी तो आप जज करना शुरू कर दें कि ज़रूर कुछ इतनी लाइवली है तो हल्का ले लेते हैं। तो नो डाउट ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा लड़कियों को, ख़वातीन को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो अपनी ज़बानों का थोड़ा इस्तेमाल ठीक तरीके से किया करें। मर्दों को भी ये चाहिए कि इस पर थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें कि काम कहाँ कैसे किस तरह से करना होता है। और ख़वातीन ज़रा हिम्मत दिखाएं, बर्दाश्त ना करें, कानूनी कार्रवाई और आप मर्द कर हज़रात भी हर बात पे तारीफ करते हुए माशाल्लाह कहना छोड़ सुभान दें। अल्लाह। वो खातून जो है वो खुद अपनी नज़र लगने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेगी। आप ये कोशिश ना करें कि उसे मेरे कहने से नज़र ना लगे। तो खुदारा इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना और बिल्कुल नहीं आपको खुद करना। भी ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कौन से तारीफी कलमात कहे जा सकते हैं और कौन से तारीफी कलमात नहीं और कहने। घर में बीवियों को शायद एक बार मुड़ के भी ना देखा हो जाए। यहाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह हो रही है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। नाज़रीन, आजकल के दौर में मौशी दबाव, महंगाई और दिन भर की भाग दौड़ की वजह से हर दूसरा शख्स एंजाइटी, ज़हनी तनाव और डिप्रेशन का शिकार नजर आता है। लोग इस तनाव से निकलने के लिए महंगी अद्वियात और सुकूनावर गोलियों का सहारा लेते हैं जिनके शदीद साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जदीद मेडिकल साइंस और ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि ज़हनी दबाव का मुस्तकिल और बेहतरीन इलाज आपकी किचन की कैबिनेट और रोज़मर्रा की डाइट के अंदर पोशीदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुदरत ने जी हमारी आम ग़िज़ाओं में ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ अज्जा रखे हैं जो दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स की मिकदार को बढ़ा देते हैं और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को नीचे ले आते हैं। और एक हालिया तहकीक के मुताबिक सिर्फ ब्लैक टी पीने से भी ज़हनी दबाव कम हो सकता है। और दिमाग को पुरसुकून, मिजाज को खुशगवार बनाने वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मारूफ माहिर ग़िज़ायत इशल साकिब। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ग़िज़ा का हमारे दिमाग और मूड पर साइंसी तौर पर क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका क्या ताल्लुक है, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे दिमाग को पुरसुकून करती हैं और परेशानी को दूर करती हैं? अच्छा, बिल्कुल डाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे मूड पे, हमारे ओवरऑल वेल बीइंग पे। कुछ इस तरह की डाइट्स होती हैं जो कि हमारी बिल्कुल ही मूड स्विंग्स को चेंज कर देती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हैं या इमोशनल हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने बचपन से खाई होती हैं, वो हम लिंक कर लेते हैं, अपनी एसोसिएशन कर लेते हैं उनकी हैप्पीनेस के साथ। जिस तरह के चॉकलेट्स हो गई या फिर बहुत ज़्यादा आप देखें बचपन में हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, इस टाइप की जी। चीज़ें जो खाते हैं, चॉकलेट्स, फ्रेंच फ्राइज़, थोड़ा-सा स्वीट्स जो होती हैं, जो जिनमें कैंडीज़ भी हो सकती हैं, उसके अलावा स्नैक्स होते हैं, हमने इन चीज़ों को एसोसिएट किया होता है इस चीज़ के साथ। तो हम लोग ऑटोमैटिकली क्या होता है कि हम फ्रेश फ़ील करते हैं वो चीज़ें खाने के बाद। लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन भी कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती हैं हमें, जिनमें अगेन नट्स हैं, सीड्स हैं जो हमारे मूड को बड़ा अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि रोटी, चावल, ये हमारी हैप्पीनेस से बड़ा एसोसिएटेड होता है। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करते हैं, हैप्पी हार्मोन यानी सेरोटोनिन और एड्रेनालिन जो है, डोपामाइन रश हो जाता है ये चीज़ें खा के, तो ये बहुत हमारे मूड पे इम्पैक्ट रख रहे होते हैं।
सही। अच्छा इशल, आपने बात की खुश्क मेवाजात की, तो उसमें भी ख़ास तौर पर बादाम, पिस्ता और अखरोट के बारे में ये कहा गया है कि ये ख़ास तौर पर ज़हनी दबाव के मनफी असरात कम करते हैं। अगर ऐसा है तो रोज़ाना इनकी कितनी मिकदार है जो कि आपको लेनी चाहिए, और क्या ये शुगर और दिल के मरीजों के लिए भी इतना ही फ़ायदेमंद है? अच्छा, नट्स के साथ क्योंकि हमें फैट्स कहते हैं, यानी हम कहते हैं कि इसके अंदर फैट्स का कंटेंट है, जी। ऑयल का कंटेंट है लेट्स से, लेकिन लोग उसको एसोसिएट कर लेते हैं कि शायद ये फैट्स बुरे हैं, व्हेयरएज ये हार्ट हेल्थ को बड़ा सपोर्ट कर रहा गुड होता है, ये फैट्स। हमारे बहुत अच्छा है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, बिकॉज़ 2 तरह के फैट्स होते हैं, एक होते हैं गुड फैट्स, एक होते हैं बैड फैट्स। तो जो नट्स के अंदर फैट्स हैं वो गुड फैट्स हैं, और वो हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे मूड को बहुत अपलिफ्ट करते हैं। उसके अलावा जिनको मेमोरी के इश्यूज़ हैं, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे होते हैं नट्स। उसके अलावा जिस तरह आप देखें कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स की सिक्रेशन में बड़ा हेल्प कर रहे होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन की। तो ये बहुत वेल-बीइंग में पार्ट प्ले करते हैं। और जहाँ तक बात सही। रही इनके पोर्शन साइज़ की, तो हर नट्स का डिफरेंट पोर्शन साइज़ है। जिस तरह अगर कैश्यू नट्स यानी काजू की बात की जाए तो 3 से 4 ऑप्टिमम होते हैं, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा गुड फैट मौजूद होता है और कैलोरीज़ भी उतनी डेंस होती हैं। तो जो सही। डायबिटिक पीपल हैं या जो हाइपरटेंसिव हैं, और या जो भी इवन आप वेट लॉस जर्नी पे भी हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि 3 से 4 कैश्यू नट्स खाए जाएँ दिन में। सही। एक अखरोट खाया जाए, बिकॉज़ वो हमारी दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। उसके अंदर एक मैग्नीशियम मौजूद है जो कि हमारी स्लीप में बहुत हेल्प कर रही होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती या जिनका मसल्स जो है वो स्टिफ रहते हैं, स्पेशली आफ्टर वर्कआउट या कोई भी फिजिकल एक्सर्शन करके, तो उनके लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सही। अक्सर हम सुपरफिशियली रिकमेंड कर रहे होते हैं, बिकॉज़ लोग इतनी अपनी एम्पल डाइट्स में नहीं ले रहे होते। सही। तो उसके लिए वॉलनट्स यानी कि जो होते हैं, अखरोट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सही। होते हैं। आप डेली 1 से 2 अखरोट ले सकते हैं, ये ऑप्टिमम रेंज है। उसके अलावा हैंडफुल अपने माइंड में रखा करें, लेकिन हैंडफुल भी है जो आपके पाम के छोटे से पार्ट सही। में पूरा आ जाए, ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। वो आप कंज़्यूम कर सकते हैं। कोई भी नट्स हों, जिसमें पीकन सही। नट्स भी हो सकते हैं। पीनट्स भी अगेन लोग लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में हैंडफुल आपने खानी लेने चाहिए। होते हैं। सही। अच्छा इशल, ये तो आपने बता दिया कि हम ड्राई फ्रूट्स खाकर भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और कितने हेल्दी हैं, लेकिन अक्सर रिलेट किया जाता है मीठे को मूड के साथ कि अच्छा मीठा खा लें तो शायद आपका मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पर मसला, अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है और मीठा खा लिया है तो स्किन के प्रॉब्लम, फिर डाइट का जो इशू आ जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मीठा कितना इफेक्ट करता है ये तो सब जानते ही हैं, तो फिर ऐसे में हेल्दी कैसे रहा जा सकता है और मूड को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? बिल्कुल, शुगर क्रेविंग्स का लाज़मी नहीं है कि हम शुगर एक पर्टिकुलर सोर्स से लें। हमने शुगर को एसोसिएट कर दिया डेज़र्ट्स के साथ, जी। और हमने उसको एसोसिएट कर दिया है बहुत ज़्यादा ये जो क्रीमी और फ्रॉस्टी सी जो होती हैं आइसिंग वाली जी। केक्स या फिर चॉकलेट्स, या फिर जो है जो डेज़र्ट्स हमें मिलती हैं, जैसे तिरामिसू है, डिफरेंट डिफरेंट डेज़र्ट्स हैं। व्हेयरएज़ शुगर के कंटेंट हमारी डाइट में बड़े अच्छे मौजूद होते हैं। अगर आपको शुगर चाहिए और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं और आप मूड अपलिफ्ट करने के लिए खाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके रोटी और चावल में बहुत ज़्यादा नेचुरल शुगर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके टेस्ट बड्स को भी टेस्ट वो बड्स ज़रा को, एक यस। अच्छा सा एक पैलेट आपको अच्छा मिल जाए, तो उसमें ये कि फ्रूट्स जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है मीठे का। उसमें बहुत अच्छा फ्रुक्टोज़ मौजूद होता है, तो वो हमारे मूड को बड़ा एनहांस कर देता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो जनरली बहुत स्वीट भी होते हैं, जिसमें मैंगो और बनाना है, और उसमें अगेन मैग्नीशियम, विटामिन ई, ए, सी, जो सब इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, जो हमारे मूड को एनहांस करने के लिए होते हैं, इनमें मौजूद होते हैं। और अगर हेल्दी मीठे की बात की जाए तो चॉकलेट एक बड़ा अच्छा सोर्स है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि चॉकलेट की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। इसमें कोकोआ का कंटेंट होता है जो कि उसे हेल्दी या अनहेल्दी बनाता है। तो अगर आप 70% कोको कंटेंट वाली चॉकलेट लेते हैं, तो एक तो आपके मूड को भी एलिवेट करती है, सेकंड आपकी मेमोरी को बहुत अच्छा करती है, आपकी स्किन और बालों को भी अच्छा करती है, ओह और ज़बरदस्त। उसके अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत 10 फोल्ड्स बढ़ा देती है। तो चॉकलेट इज़ नॉट ऑलवेज़ बैड, इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कितनी परसेंटेज ऑफ कोको उसमें कंज़्यूम कर रहे ठीक हैं, है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम डार्क चॉकलेट को अगर कंज़्यूम करें, उसमें चीनी के बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर का कंटेंट ले लें, तो दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस एंड आवर गट एज़ वेल। ज़बरदस्त। अच्छा इशल, बच्चों के हवाले से भी हमें बताइएगा कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, तेज़ मसाले वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उनमें चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बच्चों के लिए बेस्ट क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को खिलाई जाए? नट से तो ज़्यादातर बच्चे दूर ही भागते और हैं। कैंडीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाँ, खाते बहुत हैं। ज़्यादा खाते हैं, दांत भी ख़राब करवा लेते हैं। तो उनके लिए क्या बेहतरीन डाइट होनी चाहिए? अच्छा, उनके लिए डूज़ एंड डोंट्स दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आपको डोंट्स बताती हूँ कि उन्हें क्या श्योर। चीज़ें नहीं देनी स्पेसिफिकली।
उसमें फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आजकल नगेट्स और सॉसेजेस का बहुत इस्तेमाल करें जो कि रेडीमेड होती हैं, प्रोसेस्ड होती हैं, हमने वो चीज़ें बिल्कुल एलिमिनेट कर देनी है उनके डाइट्स में, यानी इंट्रोड्यूस ही ना करवाएं बचपन से, ताकि उनके टेस्ट बड्स उस चीज़ के यूज्ड टू हों ही ना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एजेंट है बच्चों में स्ट्रेस इंड्यूस करने का और बच्चों की हाइट ग्रोथ सीज करने का, और उनमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका बहुत एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर प्रोसेस्ड फूड होता है। और उसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स, यानी कि अब कोल्ड ड्रिंक्स पे बहुत डिपेंड हो जाते हैं बच्चे, या फिर वो जो पैकेज जूसेस होते हैं जिनमें जी शुगर का जी बहुत कंटेंट होता है उस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके अलावा चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, और अगेन ये चॉकलेट्स मिल्क चॉकलेट्स होती हैं या शुगर वाली चॉकलेट्स होती हैं, तो इनको अवॉइड करना है। और स्नैक्स यानी चिप्स वगैरह जो है जो रेडीमेड मिलती है उनको अवॉइड करना है। अवॉइड अब करना बात अगर करें कि इंट्रोड्यूस क्या करवाना है इनको खत्म करके, तो हर क्रेविंग का एक ऑल्टरनेटिव है। बच्चे जनरली नट्स नहीं खाते, लेकिन हम लोग नट्स कि आप देखें सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ नट्स की फॉर्म में देना है, आप उसको फॉर्म ऑल्टर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते कि फॉर्म्स किस तरह ऑल्टर हो सकती हैं। जिस तरह आमंड है, बादाम है, तो बादाम का दूध आप उनको दे सकते हैं, या बादाम के दूध पे बनी हुई कोई भी डिजर्ट जिसमें हनी डाल सकते हैं, आप ओट्स डाल सकते हैं, उनको पॉप्सिकल की फॉर्म में दे सकते हैं। अगेन हेल्दी की बात की जाए तो फ्रूट्स जितने भी हैं, फ्रूट्स की जो आप देखें हम आइस लॉलीज खाते हैं, तो जी वही चीज आप अपने घर में फॉर्मुलेट करके दे सकते हैं ताकि फ्रूट्स की गुडनेस भी रहे उनके अंदर, जी और एक पॉप्सिकल वाला इफेक्ट भी आ जाए। ठीक। उसके अलावा चॉकलेट्स में बच्चों के लिए भी 70% कोको कंटेंट वाली चॉकलेट इज वेरी गुड, वो आप दे सकते हैं। और बच्चे बहुत शेप और साइज से फैसिनेट होते हैं किसी भी जी चीज खाने वाली, तो आप बोन ब्रॉथ एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सूप और बोन ब्रॉथ में फर्क होता है। सूप हम लोग थोड़ा सा सिमर करके हड्डियों को बना लेते हैं, लेकिन जो बोन ब्रॉथ होता है उसको काफी स्लो प्रोसेस से गुजारा जाता है। मटन या बीफ की हड्डियों का वो बनाएं और वो जेली जेली लाइक अपीयरेंस ले आएगा अपने जी अंदर। और वो आप किसी भी गमी मोल्ड में डाल दें, डायनासोर की शेप भी हो सकती है, स्टार, सर्कल, डिफरेंट शेप्स होती हैं, वो बच्चों को बड़ी फैसिनेट करती हैं, और आप वो गमीज उन्हें डेली बेसिस पे देना स्टार्ट करें तो जबरदस्त। उसमें अगेन बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होती है, और उसकी शेप क्योंकि डिफरेंट होती है, तो बच्चों को आप कहते हैं जी कि यू हैड अ डायनासोर सही टुडे, लेट्स हैव सर्कल टुडे, सही और लेट्स हैव अ स्टार टुडे, तो वो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट हो जाता और है। ऐसे बच्चे उसके अलावा अट्रैक्ट भी उन्हें होते होल हैं ग्रोन भी इंट्रोड्यूस करवाएं। सही बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इशल आपके वक्त का। और वाकई जी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाने के लिए, माओ को कि कार्टूनिक शक्लों की चीज़ें बना के देंगे तो वो अट्रैक्ट भी होंगे डिफरेंट शेप से वाकई, और ऐसा होता भी है। और बच्चों के लिए थोड़ी माएँ एफर्ट करें और अपने लिए भी थोड़ी एफर्ट करें कि मीठे को कम करें अपनी डाइट में और हेल्दी चीज़ें खाएँ, हेल्दी स्नैकिंग करें, और आपका मूड भी बेहतर रहेगा, आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी। और भाग भाग के जो हम जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि कुछ मीठा खा लें, क्रेविंग हुई है तो मूड बहुत है, रात में खास तौर पर रात में मीठा जो भी खाते हैं बच्चे खाएं या रात में बड़े आप जल्दी खाएं, सो जाएं तो यही आपके वो लिए बड़ा फायदेमंद प्रॉब्लम बात होता है, है क्योंकि अगर आप सुबह, जागेंगे तो फिर अल्टीमेटली ये बात तो तय है कि आप कुछ ना कुछ खाएंगे, आपको क्रेविंग होगी, और ज्यादातर वो क्रेविंग्स मीठे की आपको हो रही होती हैं। रात तो जनाब अगर आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपका पूरा मूड भी अच्छा खानदान जो है, पूरी फैमिली जो है वो भी हेल्दी होगी और मूड भी अच्छा रहेगा। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। शारजा से मंगल की शब कराची आने वाले निजी कंपनी के कार्गो तैयारे के हवाले से एक इंतहाई दर्दनाक और तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। फ्लाइट बुहेरा अरब के करीब पहुंचकर अचानक लापता हुई थी और सिविल एविएशन और सिक्योरिटी इदारों ने 24 घंटों के अंदर तैयारे का मलबा तो समंदर के करीब ट्रेस कर लिया। लेकिन अलमिया यह है कि हादसे को 3 दिन गुजरने के बावजूद अमले के 5 अरकान का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका है। और नाज़रीन, इन 5 लापता अरकान का ताल्लुक कराची से है और उनके घरों में इस वक्त इंतज़ार की जो अजियत है इसका अंदाज़ा यकीनी तौर पर हम नहीं लगा सकते हैं, जो कर्ब से उनकी फैमिली गुजर रही है। और इनमें एयरफोर्स के साबिक फाइटर पायलट कैप्टन रिजवान इदरीस और PIA के साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी जैसे इंतहाई तजर्बाकार लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और सर्च ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हमें ज्वाइन किया कराची से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संचानी ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। ये बताइएगा कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त किस मरहले में है और क्या नेवी और कोस्ट गार्ड्स जो हैं वो तैयारे के मलबे से अमले के हवाले से भी कोई सुराग या सामान निकाल सकें? थैंक यू, गुड मॉर्निंग। K2 एयरवेज ज़ाहिर ये तैयारा हादसा जो है हुआ है, इसमें ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की भी अपनी टीम की तहकीकात जारी है, साथ साथ और बाड़ा में जो कार्गो तैयारा जो है उसमें समंदरी ऑपरेशन भी जारी है। और पाक बहरिया और पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है अपना सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जो जारी रखा हुआ है। तीसरे रोज में जो आज ऑपरेशन दाखिल हो गया है, समंदर में मौजूद जो टीमें हैं वो सॉल्वेज और सर्च के अलावा रेस्क्यू
रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रखे हुए हैं। साथ साथ गहरे समंदर से मिलने वाला जो है बेशतर मलबा जो तैयारे के पिछले हिस्से का है, ये जो नेवी के जराये का कहना है, और गहरे समंदर से मिलने वाला जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स ताहाल जो है इस तैयारे का नहीं मिला है। इसके बाद जो है तहकीकात आगे बढ़ेगी और आज भी जो नेवी के गोताखोर हैं उन्होंने इंतहाई गहराई में इसकी तलाश जो जारी रखे हुए हैं। साथ साथ अमले की जो 5 अरकान जो हैं उनकी तलाश का काम भी जारी है। और जिस तेजी से जहाज का गिरने से कबल जिस तेजी से रेट ऑफ डिसेंट जो कम हुआ है, इसमें मिलने के लिए यकजा जो एक साथ जो है तैयारी का मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है, ये एविएशन माहिरीन का भी कहना है। और जहाज का मुकम्मल मलबा मिलने की सूरत में समंदरी ऑपरेशन की नौयत जो है बदल जाएगी। साथ साथ समंदर से तैयारे के ढांचे को जो निकालने के लिए लिफ्टिंग बैगेजेस समेत जो है दीगर तकनीकी जो ऑपरेशन जो सर अंजाम दिया जा रहा है। साथ साथ दूसरी तरफ इधर इस वक्त भी हम आज तीसरा रोज है ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम में तहकीकात का सुनो न्यूज़ की टीम इस वक्त भी एयरपोर्ट पर मौजूद है और यहाँ पर ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है मिलने वाले तैयारे की जो ATC जो है वो उसकी रेडियो कम्युनिकेशन उसका तजिया शुरू कर दिया है। साथ साथ तहकीकाती टीम को जो है तैयारे का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर उसका इंतजार है, क्योंकि वो मिलेगा तो आगे तहकीकात बढ़ेगी। और माड़ा जो है ज़ाहिर समंदरी ऑपरेशन भी जारी है। साथ साथ फैमिलीज से भी हमारी बात हुई है, जो कि इनके जो कैप्टन या फिर जो फर्स्ट ऑफिसर हैं उनके जो फैमिली से भी हमारी बात है, वो भी किसी मौजे के इंतजार में है। बिल्कुल, हम सभी किसी मौजे के इंतजार में हैं। इरशाद बताइएगा कि ये हादसा बुहैरा अरब के करीब पेश आया, जहाँ का मौसम और समंदरी लहरें जो हैं सर्च ऑपरेशन पर यकीनन असरअंदाज भी हो रही होंगी, तो रेस्क्यू टीमों को इस वक्त कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करना पड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल रोजर, ये बिल्कुल एक हकीकत है। आपने बेहतरीन सवाल किया है कि इस वक्त क्योंकि ये जो महीने होते हैं जून जुलाई अगस्त तक जो है समंदर बहुत रफ होता है, हाई टाइड से नेवी हुक्काम से जो हमारी बात हुई है, पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हुक्काम ने भी यही बताया है कि उन्हें जो है दुश्वारी का सामना है, क्योंकि समंदरी लहरें जो है उससे निमटना भी ज़ाहिर गोताखोरों या फिर जो शिप चल रहे हैं उनके लिए एक बड़ा जो मुश्किल कुन मरला है। लेकिन वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और कोशिश की जा रही है K2 एयरवेज के तैयारे के जो अमले के अरकान समेत जहाज का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स और इंजन जो है वो इस गहरे समंदर से मिल जाए। अच्छा, इरशाद संजानी ये भी बताएगा कि लापता अमले के अहले खाना इस वक्त शदीद जहनी कर्ब में भी मुब्तला हैं और उनका हुकूमत और एविएशन अथॉरिटी से क्या गिला है? क्या वो रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन है? देखिए बिल्कुल, जो कैप्टन जो है उनकी जो फैमिली उनके बेटे हैं उनसे शहीद से भी हमारी बात हुई थी और हमने पहले दिन ही वो वीडियो भी अपनी नाज़रीन को उन्होंने सुनी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो हमें एतमाद है और उनको कहा भी गया कि क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस और DG सिविल एविएशन अथॉरिटी दोनों ने अलग अलग जो है इन तमाम फैमिली से रब्ता करके उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस है, उन्होंने खुद तमाम जो दोनों पायलट्स हैं उनसे और जो इंजीनियर थे और लोड मास्टर की फैमिली से खुद बात की है। DG सिविल अथॉरिटी नादिर शफी डार ने भी अलग बात की है। उन्होंने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा है कि जो इसकी तहकीकात जो है बिल्कुल एक शफाफ होगी और साथ साथ जो अमले के अरकान के हवाले से जो बॉडीज के हवाले से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द जो मुकम्मल किया जाएगा। बहरहाल उनकी जो अहले खाना जो बेटे शहीद ने भी कहा था कि हमें यकीन है कि हमारी अफवाज पर भी उन्हें मुकम्मल यकीन है और एक जल्द से जल्द कुछ ना कुछ बहरहाल उनको भी मौजे की इस जो इंतजार है। लेकिन DG सिविल अथॉरिटी नादिर शफी डार और सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने अलग अलग इन तमाम फैमिली से रब्ता किया है और बात की है, उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। अच्छा इरशाद, हमें ये भी बताइएगा कि दोनों जो पायलट्स हैं बड़े तजुर्बाकार हैं, अभी तक जो बताया जा रहा है एक लंबा उनका करियर भी है, और क्या अभी तक तहकीकात में बात सामने आ रही है, किस बात का ज़्यादा खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है? देखिए उधर बिल्कुल एक टेक्निकी सवाल है, इस हवाले से भी हमने
माहिरीन से भी बात की और हमने खुद भी जब ये इसका एयर नेविगेशन सिस्टम जो जैम जो खराब हुआ है जो 9:18 में इसने एटीसी को भी कंफर्म किया कि हमारा जो K2 एयरवेज की तैयारी का एयर नेविगेशन सिस्टम जो है वो खराब हो गया। तो साथ साथ जो बैकअप पे जो है फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है उसको कम्युनिकेशन के थ्रू गाइड करता आता है। लेकिन ये अचानक जो डिसेंट होना और फिर अचानक उसने तैयारी का जो रुख चेंज होना, ये जो कुछ माहिरीन कहते हैं कि इनको शायद कोई बैरूनी चीज टकराई है या फिर इसका जो नेविगेशन सिस्टम जैम होने के बाद ये रास्ता भटक गया क्योंकि रात अच्छा के टाइम इरशाद, पे ये सारी समंदर सिचुएशन के का तो ऊपर- तभी पता चल सकेगा। लास्टली बता दीजिएगा ब्लैक बॉक्स के हवाले से क्या अपडेट सामने आई है, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तैयारी के आखिरी लम्हात में क्या हुआ मालूम नहीं हो सकेगा। इस बारे में हुकाम का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ब्लैक बॉक्स का मिलना इंतहाई अहमियत के हामिल है। उसमें इसको डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं और इसका मिलना इसलिए अहम है क्योंकि उनकी आपस में क्या गुफ्तगू चल रही थी, उस वक्त क्या सिचुएशन रही थी और एटीसी के दरमियान जो है वो गुफ्तगू जो है वो ओवरऑल पूरी फ्लाइट का जो डेटा होता है या फिर उनकी कम्युनिकेशन उसमें ही है और उसका मिलना इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसी से आगे फिर तहकीकात बढ़ेगी। माम सही, बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी आपके वक्त का। और वाकई जी ब्लैक बॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल सकेगा और तहकीकात जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगी। लेकिन रेस्क्यू का अमल जो है अभी भी जारी है और वी होप के जो अफराद हैं जिनकी तलाश जारी है वो मिल जाएँ और उनके अहले खाना जो जहनी अजियत और दबाव और कर्ब से गुजर रहे हैं उनके लिए कोई आसानी हो सके। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। ये खूबसूरत शेर उर्दू अदब के नामवर शायर, अदीब और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी का है। आज अहमद नदीम कासमी साहब की 20वीं बरसी मनाई जा रही है। अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 को खुशाब के गांव अंगा में पैदा हुए। आपका असल नाम अहमद शाह नदीम तखल्लुस था आपका। और अहमद नदीम कासमी ने शायरी, तनकीद, अफसाना निगारी, बच्चों के अदब के अलावा इंशाइया और ड्रामा समेत अदब की तमाम अस्ताफ में लिखा। अहमद नदीम कासमी ने पहला शेर 1927 में कहा, जबकि पहली नस्ब 1931 में रोज़नामा सियासत में शाया हुई जो उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफ़ात पर कही। अहमद नदीम कासमी के 17 अफसानवी और 6 शेरी मजमूए शाया हुए। तनकीद तहकीक की 3 किताबें उनकी पब्लिश हुई और तरतीब तर्जुमा की 6 किताबें मंजर आम पर आई। और अहमद नदीम कासमी के अफसानों के तर्जुमे दुनिया के दर्जन से ज़ायद ज़बानों में शाया हो चुके हैं। और आपने पहाड़ों की बर्फ़, नसीब और भाड़ा, बदनाम जैसे अफसाने जो हैं वो तहरीर किए और अहमद नदीम कासमी ने 50 से ज़ायद यादगार कुतब भी तहरीर की, जिनमें कफनो दफन और रईस खाना, मोची, खरबूजे, मासी गुलबानो, माँ और आतिशे गुल, नीला पत्थर और आजिज़ बंदा जैसे जो है वो काबिल ज़िक्र चीज़ें मौजूद हैं। और अहमद नदीम कासमी को हुकूमत पाकिस्तान ने जी 1968 में तमगा हुस्न कारकर्दगी और 1980 में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। नाज़रीन, अब कुछ फ़ुटबॉल की बात कर लेते हैं और हमारे जी बहुत ज़बरदस्त ऐसे कारीगर मौजूद हैं जो ये फ़ुटबॉल बनाते हैं और जो आप देखते भी हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले जो हैं अरूज पर हैं। पूरी दुनिया फ़ुटबॉल के सैर में मुब्तला है और इस वक्त हर जगह हम फ़ुटबॉल की धूम सुन रहे हैं। हर मैच में जी गोल्स का जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया भर के स्टार्स जिस फुटबॉल को किक मारकर मैच जीतते हैं वो फुटबॉल सियालकोट के गुमनाम और हुनरमंद कारीगर अपने हाथों से तैयार करते हैं। और ये कारीगर जो है 1950 से बैनुल अक़वामी मार्केट और एडिडास जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए फ़ुटबॉल बना रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इन लाखों पाकिस्तानी हुनरमंदों को आलमी सतह पर वो पहचान और ब्रांडिंग कभी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। और इसी कहानी को जी बदलने और गुमनाम हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज ये स्टोरीज़ भी हमने अपने शो में शामिल की। और पाकिस्तान के मशहूर इंटरनेशनल फैशन ब्रांड रास्ता ने न्यूयॉर्क पॉपअप शो केस से पहले दुनिया की मुनफरिद तरीन और ख़ूबसूरत फुटबॉल जो है वो मुतारिफ़ करवाई, जो आर्ट और हमारी रिवायती सकाफ़त का एक शानदार शाहकार है। बिल्कुल वहम और ब्रांड रास्ता ने इस खुसूसी फुटबॉल पर सिंध की कदीम और मशहूर अजरक ब्लॉक पर प्रिंटिंग भी की और इसके ऊपर ब्रोकेट का नफीस कपड़ा चढ़ाकर किनारों पर मोतियों और रेशम के धागों से हाथ की कढ़ाई की गई है जो इसे एक ज़बरदस्त सकाफती अलामत बनाती है। और रास्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हमारी रिवायात को सिर्फ अजायब घर की अलमारियों में बंद नहीं होना चाहिए बल्कि इसे फैशन के आलमी स्टेज पर आना चाहिए। और आपको ये भी बताते चलें कि रास्ता लंदन फैशन वीक में अपनी कलेक्शन पेश करने वाला पहला पाकिस्तानी ब्रांड है
और जस्टिन बीबर की आप बात कर लें और उन जैसी और बड़ी हॉलीवुड की जो शख्सियात हैं, इनके मलबूसात जनाब फ़ख्र से पहनती हैं। और अब न्यूयॉर्क के फैशन शो में सियालकोट के इन गुमनाम कारीगरों की ये जो कहानी है ये पूरी दुनिया देखेगी, तो यकीनन पाकिस्तान के हुनर का डंका एक बार फिर से पूरी बजेगा। और मुझे तो खुद ये और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। और उज़ैर, मेरे जहन में आइडिया भी आया कि ये बैग्स की तरह भी कैरी कर सकते हैं। आजकल इतनी तरह के हम इतनी शेप्स के बैग्स कैरी करते हैं, तो ये फुटबॉल बैग बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। और आई थिंक कि ये एक बेहतर आइडिया, कुछ ऐसा बैग बनाकर अगर मुझे भेज दें तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं नाजरीन। हम अक्सर हुकूमत और इदारों को कोसते रहते हैं कि जी जराइम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक महफूज मुआशरे के क़याम के लिए बतौर शहरी हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिसका एहसास करना बहुत ज़रूरी है। और इसी जिम्मेदाराना तर्ज अमल को फ़रोग देने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक बेहतरीन मुहिम जो है वो मुतारिफ़ करवाई है। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अवार्ड का आगाज़ किया है। इसके तहत जो भी शहरी किसी जुर्म, हरासानी या हंगामी सूरत हाल की बर वक्त इतला 15 हेल्पलाइन या ऐप पर देगा, उसे बाकायदा सरकारी सतह पर अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। और पहला अवार्ड लाहौर के एक ऐसे ही शहरी को मिला जिसने एक मासूम लावारिस बच्चे को उसके माँ बाप से मिलवाया। वाह! और ये मुहिम वाकई काबिल तारीफ है। इसको जितना इसको प्रेस किया जाए उतना कम है, और इससे शहरियों का इदारों पर एतमाद भी बहाल होगा। हाल ही में लाहौर के इलाके शादमान से स्कूल के बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होने वाली एक सुजुकी बुलान चोरी हुई। ड्राइवर नाश्ता कर रहा था कि चोर जनाब गाड़ी ले उड़ा और शहरी ने फौरन 15 पर कॉल की। सेफ सिटी के वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने कैमरों के जरिए गाड़ी की मूवमेंट को लाइव ट्रेस किया और डिजिटल प्रूफ्स और लोकेशन फौरी तौर पर सिविल लाइंस पुलिस को फराम की गई और मुलजिम को गाड़ी समेत धर लिया गया। तो जनाब, अगर हम सब इसी तरह जिम्मेदार शहरी बने तो चोरों और मुजरिमों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और इनके खात्मे के लिए जनाब जो मौशरों का किरदार होता है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी लेकर आती हैं। स्कैम कॉल्स मत कीजिएगा, एक दूसरे को फंसा ना दें, तंग करने के लिए भी इस तरह की चीज़ें मत करें। लेकिन अगर कोई सहूलत मिली है तो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि अवार्ड आप हासिल कर सकें। मैं भी कोशिश करूँगी ये अवार्ड वैसे जीतने की। उज़ैर, अच्छा जी, फीफा वर्ल्ड कप की ही दोबारा से बात कर लेते हैं। 2026 के सनसनीखेज मुकाबले जहाँ आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं और शायकीन फुटबॉल की देखें, फुटबॉल के साथ साथ धड़कनें भी तेज़ हो रही होती हैं जैसे जैसे गोल होता है। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक पालतू बिल्ली दी कैट वायरल हो चुकी है। और इस बिल्ली की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएंगे कि इसने जी अब तक टूर्नामेंट के 31 मैचों में से 27 मैचेस के फाते का बिल्कुल दुरुस्त इंतखाब करके दुनिया को हैरान कर दिया है। और यहाँ तक कि अर्जेंटीना और मिस्र के दरमियान होने वाले असाब शिकन और सनसनीखेज मुकाबले में भी इन्होंने जी माहिरीन की तरह राय दी और कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। जब माहिरीन इतने सारे कन्फ्यूज थे तो ये बिल्ली ने जी मैच शुरू होने से पहले ही अर्जेंटीना की जीत पर मोहर लगा दी थी, जो कि बिल्कुल दुरुस्त भी साबित हुई। बिल्कुल जी। और इस बिल्ली के मालिकाने से 2024 में गोद लिया था। मैच कौन जीतेगा ये जानने का तरीकाकार बड़ा सादा और दिलचस्प है। हर मैच से पहले बिल्ली के सामने दोनों टीमों के परचम रख दिए जाते हैं और ये बिल्ली चलते हुए जाकर जिस परचम को अपनी नन्ही सी नाक या पंजे से छूती है उसी को फाते मान लिया जाता है। और मालिकान का कहना है कि वो खुद भी अब पुरजोश हैं कि ये बिल्ली फाइनल मैच और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाली टीम के बारे में क्या बताती है। अगर से साइंसी माहिरीन इसे महज एक कोइंसिडेंस का नाम देते हैं, लेकिन फुटबॉल शायकीन के लिए ये आजकल सबसे बड़ी तफरीह। और जनाब, इस बिल्ली के सोशल मीडिया पर भी बड़े चर्चे हैं और लोग इसे और भी तरह तरह की चीजें जानना चाह रहे हैं कि मेरे लिए तो रेड फ्लैग नहीं है, ये भी बता दो जरा। वैसे एक ऐसी बिल्ली तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। कुछ पता चल सके कौन सा फ्लैग है। वैसे मेरी जिंदगी में तो कोई फ्लैग ही नहीं है, ना रेड है ना ब्लैक है ना क्या। ब्रेक लेना ही बनता है। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, घर एक ऐसी जगह जहां इंसान दुनिया भर की थकन, परेशानियां, मौशी दबाव भूलकर सुकून हासिल करने के लिए जाता है। लेकिन अगर देखा जाए उसी घर का सुकून जो है वो तबाह हो रहा हो, मियाँ बीवी के रोज़ रोज़ के झगड़े चल रहे हों, तो ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम लगती है। और आजकल हमारे माशरे में मियाँ बीवी के दरमियान मामूली बातों पर दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि नौबत तलाक तक पहुंच जाती है, जिसका सबसे बुरा असर तो मासूम बच्चों की तरबियत और फिर मुस्तकबिल पर पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उज़ैर आपने दुरुस्त फरमाया कि इफेक्ट हो रहे होते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान नफरत और जुदाई पैदा करना
शैतान के बड़े अहदाफ में से एक है। लोग अक्सर झगड़ों को ख़त्म करने के लिए तावीज़ धागों के पीछे भागते हैं, लेकिन जब तक हम अपने रवैयों में सब्र और दरगुजर करना शामिल नहीं करेंगे, तब्दीली नहीं आ सकती। और घरेलू नाचाकी के ख़ात्मे और रिश्तों में मोहब्बत के लिए कुरान और सुन्नत की रहनुमाई और वज़ाइफ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद आज मजहबी स्कॉलर हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा हाफिज़ साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल हर घर में कहीं ना कहीं मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात डाइवोर्स तक पहुँच जाती है और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। और जिस तरह से हमने मेंशन भी किया कि ये सारे शैतान के अहदाफ होते हैं जो ये सब करना चाह रहा होता है, तो ऐसे क्या अमल करना चाहिए, अपने रवैयों में क्या तब्दीली पहले तो लानी चाहिए जिससे ये कि हुस्न इखलाक के साथ आपस में एक दूसरे के साथ रह सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की 3 आयात हैं, 3 आयात जो निकाह के वक़्त पढ़ी जाती हैं। एक इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती ही है और इसी तरह इत्तकुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा और या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। इसमें एक ऐसा टूर रूल उसूल इसमें दिया गया है कि रिश्तों को जो आपस में मिलाना है और मियाँ बीवी के इदारे में आना है, वो इत्तकुल्लाह की बुनियाद पे आओ। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा उसूल इत्तकुल्लाह है। इत्तकुल्लाह, जिसको अल्लाह का तकवा और अल्लाह का खौफ होता है ना, उज़ैर भाई दुनिया में उसको किसी जगह भी बिठा दे, वो बद अखलाकी का शिकार नहीं होगा, बद मजाजी का शिकार नहीं होगा, वो लड़ाई झगड़े का वो शिकार नहीं होगा। इसी तरह वो एक दूसरे के हुकूक के ऊपर डाका नहीं डालेगा और एक दूसरे के साथ वो इख्तलाफ नहीं करे। उसे पता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, उसे पता है कि मेरा रब मेरी रहनुमाई कर रहा है, उसे पता है कि मैंने अपनी बीवी से मुतल्लिक की ही एक बात नहीं है। यहाँ देखें मर्द की कितनी निस्बतें हैं, औरत की कितनी निस्बतें हैं। औरत एक निस्बत से हार जाती है और मर्द एक निस्बत से हार जाता है। मर्द ने अपने बेटे होने की निस्बत को भी अदा करना है, मर्द ने अपने भाई की निस्बत को भी अदा करना है, मर्द ने अपने खामद होने की निस्बत को भी अदा करना है और मर्द ने अपने चचू हैं, चाचा वगैरह के नाम पर, मामू के नाम पर और इसी तरह पड़ोसी के नाम पर, ये मर्द अपनी सारी डिग्रियां सिर्फ बुनियादी तौर पे किसकी बुनियाद पे कर सकता है? इत्तकुल्लाह। उसे पता है कि बीवी को बीवी का हक देना है और माँ को माँ का हक देना है और बहन को बहन का हक देना है। जब ये हुकूक सही बराबर कुरान और सुन्नत की रोशनी में अदा हो रहे होंगे तो बीवी को कभी भी इख्तलाफ नहीं होगा और बीवी को इतराज़ नहीं होगा। जिस वक्त आप बहन की बात पे लग के बीवी को सुनाते हैं और बीवी पे एतमाद नहीं करते और बीवी को एतबार नहीं देते और बीवी को अच्छा अखलाक नहीं देते, तो फिर बीवी लाजमी बात है वो आपके ऊपर बोलेगी। कुरान करीम ने एक दूसरा उसूल दिया है, वो बड़ा अहम है। एक तो मैंने इत्तकुल्लाह का उसूल और दूसरा यह है कि वाशिरूहुन्ना बिलमारूफ। आप सिर्फ दीन की दुनिया में रहते रहते इस तरह बातें ना करें, बल्कि आप समाज को देखें, समाज के समाजी उसूलों के मुताबिक आप उनकी रहनुमाई करें। मसलन आप घर में दाल रोटी जो बनाई है, लेकिन मुआशरे में जो चल रहा है वो भाई कभी कभी बर्गर भी होना चाहिए, कभी कभी पिज़्ज़ा भी होना चाहिए और कभी कभी डीले भी चेक कर लो। बात समझ रहे कि क्या क्या है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है और परेशानी नहीं है। आपने अगर शादी के बंधन में अपने आप को बांधना है तो वाला हुन्ना मिसलुल्लाज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, ये कुरान मजीद की इतनी ज़बरदस्त किस्म की आयात है और हदीस में इसकी वजाहत भी है। इदा टाइम था अनतु तेमहा इदा टाइम था, जब भी तू कुछ बाहर से खाए या घर में खाए, जैसा खाए उसको भी खिलाता रहे। ये नहीं है कि आपके लिबास में, आपके वज़ाकता में आपको आसमान पे बात कर रहे हैं और बाहर मुस्कुरा के और हंस के खिलखिला के ऐसे जैसे कली खिली हुई है, जैसे फूल खिला हुआ है ऐसे, और जिस वक्त घर में जाए तो वेस्ट इंडीज के 12 बजे हुए हैं। बात समझ रहे? हालांकि आपकी खुश अखलाकी के सबसे बड़े जो हकदार हैं वो तो आपके घर वाले, आपके घर का वाले हैं। खैरुकुम लिअहली वाना खैरुकुम लिअहली। रसूल कायनात का फरमान है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए, अहले खाना के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप घर में दाखिल हो तो बाबा 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 मामा इस तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो जाए, उससे पता चलता है कि आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते हैं। आपकी बीवी आपका इंतज़ार करे या आप बीवी के लिए इंतज़ार कुछ चीज़ें लेके जाए, ये चीज़ें हैं। हमारे लोग पता है क्या कि अपने मजाज में हर बंदे को डालना चाहते हैं और फिर पहले दिन बिल्ली मारना चाहते हैं। वो मिसाल है ना कि किसी ने कहानी पढ़ा दी मर्द को कि पहले दिन बिल्ली मारनी है, तो उसने अपने रवैये में ऐसी अजीब अजीब किस्म की सिलवटें अपने चेहरे पे
तो उसको भी किसी ने समझाया हुआ था कि पहले दिन ही बिल्ला मारना है। तो आप अंदाजा करें, उसने पिस्तौल रखा हुआ, इसने डंडा रखा हुआ। उसने जिस वक्त रखा ना, भाई इस तरीके से होता है। ऐसे लोगों, अच्छे लोगों से तरबियत लें। अच्छे लोगों से तरबियत लेने का मतलब क्या है? जो आपको ईमान भी समझाए, आपको अमले साले भी समझाए, आपको घर के हुकूक भी समझाए, मजहबी हुकूक लैदा, मुआशी हुकूक लैदा और मुआशरती हुकूक लैदा। और आप जिस वक्त असल पता वहाँ चलता उज़ैर भाई, जहाँ ये उसूल आपस में टकराव की शक्ल में आए, वहाँ आपने देखना है कि आप किन उसूलों को लेते हैं। कुरान और सुन्नत आपकी रहनुमाई करता है हर उस जगह पे जहाँ आप फंसे हुए हैं। मसलन अर्रिजालु कव्वामून, ये भी बुनियादी उसूल है। औरत मर्द को कव्वाम मान ले और मर्द औरत के लिए कव्वाम बन के दिखा दे। सही। ये बहुत बड़ी, यानी उसके लिए उसका सरताज, उसके लिए उसका बादशाह, उसके लिए सबसे बड़ा बॉस उसका खामद और उसकी हरफ अव्वल आखिर अल्लाह रसूल के बाद उसके खामद की बात हो, ये वो साबित कर दे। और हदीस में भी आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरत जब 4 काम करती है ना तो जन्नत पक्की है। सल्लत, और इसी तरह सामत, और इसी तरह हाफिदत और तात। ये 4 लफ्ज़ हैं कि सल्लत 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, सामत फर्जी रोज़े रखने वाली हो, और इसी तरह हाफिदत अपने कैरेक्टर किरदार की हिफाजत करने वाली हो, और अतात अपने खामद की इताअत करने वाली हो। अल्लाह के रसूल ने 5वीं ता, मैंने ता इसलिए याद रखने में आसानी रह जाती है जी। सल्लत, सामत, हाफिदत, अतात और दाखलत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दाखलत अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। कितना सादा और कितना छोटा सिलेबस है। वो सारे जहान की इताअत करती है। मसलन 200 बंदे को जहाज में लाइन पे वो 200 बंदे को खाना खिला देती है, और ऑफिस में सर 20 बंदे को कहती है, और अपने खामद को सर कहने के लिए तैयार नहीं। मैंने नहीं, इसको सीधा कर रखना है वरना ये खराब हो जाएगा। नहीं, उसको सर कह के सर पे नहीं ना चढ़ाना। हाँ बिल्कुल। यानी दोनों सर दर्द ना हो जाए। रवैयों में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आपने उस बंदे के मशवरे में जाके घर में आपने बड़ा पक्का समूह बना लिया है, जो अपने घर में खुद जलील हो रहा है, उसके भी घर का माहौल खराब है, वो आपको भी अपने मशवरे उल्टे दे के आपके भी घर का माहौल खराब। देखिए कुरान मजीद ने कितनी बड़ी बड़ी मिसालें, आप यकीन करें इनकी तफासिर में जाएं और इनके जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन, फातु हरसाकुम, ये तुम्हारी खेती। अब खेती का मतलब ये नहीं है कि आप मियाँ बीवी के अज़दवाजी तलकात, मतलब ये है कि खेती आपकी माँ की तरह होती है। जैसे किसानों में खेती आपकी माँ, उसमें यह है उसके तमाम हुकूक का, उसके मवासम का, उसके तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और कितना ज़बरदस्त ये लफ़ज़ है, हुन्ना लिबासुल्लाकुम। एक मखलूक को अल्लाह ताला ने लिबास से नवाजा है, और वो दुनिया की मखलूक वो इंसान है, किसी मखलूक में लिबास नहीं। और इसमें लिबास का मतलब क्या है कि उसके हर किस्म के राजदारी की बातें उसके लिए लिबास है, उसके हर चीज़ में पर्दा पोशी वाली बात है। अब मर्द अपनी कहानी बाहर और औरत अपनी कहानी बाहर, अपना मुनसिफ ना किसी को बनाए, अपना सालिस किसी को ना बनाए। हमारे यहाँ ये होती है कि भाभियाँ भी मुनसिफ बन रही होती है, देवरानियाँ और जेठानियाँ भी, जिससे उनको अपना मफाद होता है, इनको अपना मफाद होता है। ये तो एक ओवरऑल जो फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम होती है, और फिर अब हमारे रवैयों के अंदर भी मसाइल होते हैं और घर के अंदर होते हैं। लेकिन कारी साहब, ये भी देखा गया है कि होता ये है कि मसला कोई इतना बड़ा नहीं होता, छोटी सी बात होती है, लेकिन वो बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि समझ ही नहीं आता कि ये मामला है क्या। अब इसमें किस तरह से शैतान का अमल दखल है, इसका अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है? बचने के लिए कौन से वज़ाइफ हैं, ये भी ज़रा अता करें। देखें, सबसे बड़ी बचने वाला वजीफ़ा तो आप नमाज है और जिक्र है और दुआ है, और फिर साथ साथ जो ना वो उनको खिलाना पिलाना जो अमली तौर पे है। तो जुमलों से नहीं टूटना चाहिए और अल्फाज से नहीं तोड़ना और जोड़ना चाहिए। आप अपने रवैयों को इतना मजबूत कर ले कि अल्लाह की रहमत हो जाए। एक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वाजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये इस दुआ में ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जो ना वो एक हदफ दिया गया कि इसको हदफ में रखना और तय करना। वो क्या है कि मियाँ बीवी आपस की आंखों का नूर और दिल का सुरूर बना दे, और बच्चों को भी। यानी आप अंदाज़ा करें कि मियाँ बीवी को देख के, बीवी मियाँ को देख के तसर्रुर नाज़रीन के मंजर पेश कर रहे हो,
तो और उसमें ईमान की भी रोशनी हो, उसमें अखलाक की भी रोशनी हो, उसमें मुआशरती रवैयों की भी रोशनी हो। ये नहीं है कि आप उधर तहज्जुद पढ़ रहे हैं और आपके कपड़े इतने मैले कुचाले हैं कि बंदे को देख के क्या है, और इसी तरह औरत आपको देख के जो ना वो उसको एक अजीब बाहुबिल्ला नजर आ जाना। सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मर्द नहीं, सीधी बात है, मर्द जिस तरह मर्द चाहता है उधर से हुरलीन हो, और वो भी चाहती जबरील हो। बात में रखे दोनों तरफ इस तरीके से होना। मैंने एक साहब को इस तरह देखा, उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े अजीबो गरीब किस्म के। मैंने कहा इसको शादी के बंधन में बांधा किसने है? तो असल ना ये चीजें ये पहले वर्कशॉप होनी चाहिए। रब्बाना हबलान मिन अज़वाजिना, और इसी तरह एक बहुत ज़बरदस्त दुआ ये पढ़ते रहना चाहिए मियाँ बीवी को, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। मैं आपको उज़ैर भाई बड़े ना हंसी मजाक के अंदाज में कैसे बातें दुरुस्त है, बहुत दुरुस्त बातें बता अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबी, जहाँ बात उस तरह की होती मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के जुमला अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। तो आप दफ्तर में देख लेना किन के बाल बिखरे हुए, कौन कैसे रहते हैं, बाहर देख लेना, आपको अंदाजा हो। ये दुआ बड़ी जबरदस्त है लड़ाई झगड़े में, हत्ता के तलाक तक बात पहुंच जाए और तलाक एक हो भी जाए और अदालतों में अल्लाहुम्मा हदी कुलूबाना व सद्दिद लिसानाना वस्लुल सखीमत सुदूरिना। या अल्लाह ये शैतान जो हमारे खून में, हमारे गोश्त में, हमारे दस्तरखान पे, हमारे बेडरूम पे आया हुआ है, इसको या अल्लाह इस तरह ख़त्म कर कि हमारे दिलों को तकवा और हदायत नसीब फरमा, हमारी ज़बानों को तीर की तरह सीधा कर दे और हमारे सीनों को कीनों से खत्म कर दे। कारी साहब बहुत ही खूबसूरत आपने दुआ बताई। एक और जो पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, जहाँ मियाँ बीवी का जो रिलेशन है इतना पब्लिसाइज कर दिया जाता है। और रिसेंटली हमने देखा भी कि तलाक़ें जो हैं वो वीडियो पे हो रही हैं और फिर आके माजरतें भी हो रही हैं, वो इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। तो प्राइवेसी के हवाले से क्या हुक्म है मियाँ बीवी के रिलेशन में? जिस तरह से हम इतना अगर पब्लिसाइज कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर नज़र का भी एक मसला होता है, प्रॉब्लम्स भी फिर आगे से बढ़ती हैं। और तीसरा शख्स जिसकी हम बात करें, वो तो इतने सारे ऑडियंस, इतनी सारी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है उस चीज़ में। देखें, ये अखलाकियात की कमज़ोरियों का नाम है, ये अखलाकियात की कमज़ोरियाँ हैं, और इसी तरह मुआशरती रवैयों को ना सीखने की बिना पर है, और ये तालीम ना होने की वजह से और जहालत ज़्यादा होने की वजह से है। बेशक आप जहालत को ख़त्म कर दें, मजहबी जहालत ख़त्म कर दें और मुआशरती जहालत ख़त्म कर दें, कोई भी मियाँ बीवी इस तरीके से जो अखलाक को जानता है, इखलास को जानता है, ईमान को जानता है और दीन को जानता है, वो इस तरीके से आप भाई कभी, हत्ता कि हमारे यहाँ आपने कभी देखा होगा कि कुछ ऐसी प्राइवेसी वाली चीज़ें होती हैं, उसको सूंघने नहीं देते थे लोग, सूंघने तक नहीं देते थे, महसूस नहीं होने देते थे। हत्ता कि यह है कि बच्चियाँ अपनी कुंवारापन में और शादीपन में उस तरह अपने आप को हिजाब हया में रखती कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता। अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे यह है कि उसको बुनियादी दीन की अखलाकियात की तालीम सिखाई जाए, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यह है कि उनके दरमियान में कोई ऐसे मुनसिफ ख़ानदान में होने चाहिए जो इस तरह के रवैयों को ख़त्म करें। और फिर ज़रूरी बात यह है कि रियासत को चाहिए कि जो इस तरह के खाना ख़राब लोग हैं, जो माहौल को ख़राब करने वाले हैं और इस तरह की ओपन फोरम में आके बातें करने वाली, हमारा इस्लाम और इस्लामी तहजीब हया पे खड़ी है, बेहयाई पे नहीं खड़ी। और मुआशरा, हमारे मुआशरे में अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो उसकी बुनियादी वजह है हया। इदा लम तस्ताही फसना माशीता, जब हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो मुंह में आए बोले। और हया शोबा मिनल ईमान है, जब हया पैदा करने की कोशिश करें, उसमें हया क्या, नज़रों में भी हया और ज़बान में भी हया। फौरी पूछे, बच्चों से पूछे, बेटा ये जुमला हमारे घर का, हमारे खानदान का जुमला नहीं है, तू कहाँ से सीख आया है? ये रवैया हमारे खानदान का रवैया नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के रवैये नहीं है। मसलन हम हाथों में हाथ डाल के पाकिस्तान में ओपन फोरम में, ओपन माहौल में इस तरीके से मियाँ बीवी भी नहीं। देखिए, हमारा पाकिस्तान का एक पूरी तहजीब है, उसकी पूरी सकाफत कल्चर है। तो इसके एतबार से हमें चाहिए कि कुरान मजीद की ये आयत कितनी मैंने ज़बरदस्त पढ़ी, हुन्ना लिबासुल्लाकुम, लिबास है, लिबास लफ्ज़ों का भी है, और लिबास आपके बेडरूम का, लफ्ज़ों का लिबास आप नहीं बना सकते। तो आप यकीन करें, मुआशरे को ऐसा जो आदमी है, मैं समझता हूँ उसके लिए चाहे तज़ीरी सदा ही क्यों ना हो, तज़ीरी सदा का मतलब क्या है, उससे बाइकाट कर दे, खानदान बाइकाट कर दे, और खानदान के साथ साथ उसको कोई ना कोई 15 से वार्निंग भी आ जानी चाहिए। बात समझ, लेकिन तो बरकैफ
अब मैं कह रहा था कि दुआएं जो पढ़नी हैं उसमें अल्लाहुम्मा हदीना, अल्लाहुम्मा हदी कुलूबाना, और एक है अल्लाहुम्मा अल्ली बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनीना। व अस्लिह ज़ाता बैनीना, ये भी लफ्ज़ इतना ज़बरदस्त है कि हमारे दरमियान में उल्फत और मोहब्बत भी पैदा फरमा और हमारे कामों के दरमियान में सुलह सफाई भी पैदा फरमा दे। सुलह सफाई भी हो जाए और इस तरह के मामलात मैंने कितने लोगों के दरमियान में इस तरह की सुलह करवाई। हाँ, अगर फ़र्द करे कोई बंदा इस तरह आ भी जाता है तो फिर एक ऐसा तबका वजूद में लाजमी आना चाहिए कि जो उनके दरमियान में खैर की बात करे, सुलह की बात जल्दी में करे। तेल का काम ना करे, तो इस तरह के लोग ना हो। बिल्कुल, तेल की और इसी तरह एक छोटी सी जो लकड़ी की माचिस की बात में चिंगारी लगाते हैं। वहाँ वो चिंगारी ना लगाए, उसके अस्सुलहु खैर, सुलह करवाना। और मियाँ बीवी के दरमियान में तो सुलह बहुत बड़ा काम है। शैतान जितना मियाँ बीवी को तोड़ने के लिए टूटता रहता है अंदर से, उतना किसी और चीज के लिए नहीं टूटता। उसकी वजह यह है कि मियाँ बीवी दो फर्द नहीं है, मियाँ बीवी खानदान की, मुआशरे की वो पहली इकाई है। जो पहली इकाई मियाँ बीवी से शुरू होती है, और पहली इकाई मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, सबसे आखिरी रिश्ता भी मियाँ बीवी का रिश्ता बिल्कुल। है। इस रिश्ते को महफूज करने के लिए जिस हद तक आप कोशिश कर सके आपको करनी चाहिए। खानदान के बड़ों को भी चाहिए कि वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त, और बड़ा ही खूबसूरत मौजूद था। और आपको भी जनाब अपने घर के अंदर से अपने रवैयों में बेहतरी लाने की जरूरत है, इख्तलाफात को खत्म करने की जरूरत है, ताकि जिनमें प्यार मोहब्बत नहीं है वो ये वज़ाइफ ज़रूर पढ़ें, आपस में एक दूसरे को सब्र से झेलें भी, बर्दाश्त भी करें और हुस्न अखलाक से रहें और कुरान और सुन्नत की रोशनी से मदद लें, ताकि जी आपके जो घर बार हैं वो अच्छे तरीके से पले बढ़े और नस्लें जो आगे अच्छे तरीके से पले बढ़े। और ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि ब्रिज का किरदार आपने अदा करना है, तोड़ना नहीं है, खैर पैदा करनी है, सुलह करवाने वाले बनना है। हमने देखा है मुआशरे में अगर दो लोग टूट रहे हों या सेपरेट हो रहे हो, तलाक हो रही हो, तो हम बढ़ चढ़ कर उनको क्रिटिसाइज ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन कोई सुलह करवाने की बात नहीं करता। तो कोशिश ये किया करें कि ऐसी जहाँ भी लड़ाई हो सुलह करवाने वाले बने। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, पाकिस्तान के लाखों आज़मीन हज और उनके ख़ानदानों के लिए एक बहुत ही बड़ी और तारीखी खुशखबरी सामने आई है। वफाकी काबीना ने मुल्की तारीख में पहली बार सालाना हज पॉलिसी के ख़त्म करते हुए एक मुस्तकिल 4 साला हज पॉलिसी और प्लान की मंजूरी दी है। अब आज़मीन हज को हर साल नए फॉर्म्स, बदलती पॉलिसीज़ और कुरानदाजी के तवील अमल से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि वो 2030 तक के लिए एक ही बार रजिस्टर्ड हो सके। बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। और इस नई पॉलिसी का सबसे बेहतरीन पहलू वो तरजीही वेटिंग लिस्ट है, जिसके तहत उन लोगों को पहले मौका मिलेगा जो माजी में मुसलसल कुरानदाजी में नाकाम होते रहे। और इसके अलावा जो लोग एक साथ लाखों रुपए अदा नहीं कर सकते, उनके लिए जी शरई उसूलों पर मबनी हज सेविंग स्कीम शुरू की गई है, ताकि वो आसान एक साथ में रकम जमा करा सकें। और इस इनकलाबी पॉलिसी की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम पाकिस्तान। अच्छा सरदार साहब, सबसे पहले तो इस तारीखी पॉलिसी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बताइएगा कि इस 4 साला मुस्तकिल हज पॉलिसी को लाने की असल वजह क्या थी, और ये माजी की सालाना हज पॉलिसी के बरक्स किस तरह ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। तो ये पहली दफ़ा जो मल्टी ईयर हज पॉलिसी जो मंजूर हुई है काबीना की, इससे जो बहुत सारे लोग जिस तरीके से पहले अप्लाई करते थे, रह भी जाते थे, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि वो 2028 में, 29 में, 30 में जिस साल वो चाहे उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस साल चूंकि अल्लाह के फजल करम से 2026 का हज भी काफी कामयाब रहा, और उसके बाद हमने यानी हर साल जो हाजियों के लिए एक नया मरहला से गुजरना पड़ता था, जो वक्त भी ज्यादा खर्च होता था, और फिर पॉलिसी बनते बनते काफी टाइम भी लग जाता था। तो हमने बहुत सारे जो दूसरे ब्रदर ममालिक हैं जो कि लॉन्ग टर्म हज पॉलिसी रखते हैं, तो हमने अपने मुल्क पाकिस्तान में भी आज़मीन हज की सहूलत के लिए इस पॉलिसी की मंजूरी कराई है। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह के अभी तक तकरीबन 3.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है। और इसमें जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी के तहत जो जिसका भी अगर पहले नंबर आ गया
तो वो तो उस साल हज पर जा सकेंगे, दूसरे वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगे। और वेटिंग लिस्ट 2028 की, 29 की, 30 की उनके सामने होगी। और उसके साथ ही बड़ी जो हज पॉलिसी, जिस तरह आपने खुद ही कहा है कि जिनके पास यकमुश्त जो हज के जो पैकेज अदा करने की रकम नहीं होती, उनके लिए ये जो 4 साला एक हज पॉलिसी उनको दी है कि वो जो भी सेविंग अगर थोड़ी बहुत वो करके और हर साल वो दाखिल करते रहे, जब उनकी जो मुकम्मल होगा तो उसके मुताबिक यानी उनका नाम भी आ जाएगा और उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह के वो उसके लिए आसानी से तैयार भी हो सकेंगे। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि वो हज करना चाहें लेकिन वो यकमुश्त अदायगी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बिल्कुल सरदार साहब इस हवाले से थोड़ा डिटेल में बताइएगा, आसान एक साथ कैसे हो सकती हैं, क्योंकि हम यही सुनते आ रहे हैं कि साहिब इस्तिताअत जो होता है वही हज कर सकता है, मालदार जो होता है, तो ये पॉलिसी के हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। हज सेविंग हज स्कीम जो है इसमें यानी तकरीबन परसेंटेज रखी जाएगी, कोई 10% या 20%, उसके लिए हम मतलब 20% है, 20% यानी वो पेमेंट करेंगे। उसके साथ इंशाल्लाह जो ही उनकी जो 4 साल में या 2 साल में जिस वक्त भी उनके पूरा रकम पूरी हो जाएगी तो उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सरदार साहब ये भी बताइएगा कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो खुदा न खास्ता अगर वेटिंग लिस्ट में किसी का नाम है, कोई उसका इंतकाल हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से, बीमारी की वजह से वो आज पर नहीं जा सकता, तो क्या पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे या फिर फैमिली का कोई और मेंबर जो है उसको एंटरटेन किया जाएगा उसकी जगह? नहीं, उसको बिल्कुल पैसे रिटर्न हो सकेंगे। अच्छा, वो पैसे उनके जो सेविंग अकाउंट में होते हैं उस पर कोई सूद नहीं लगेगा क्योंकि शरिया अकाउंट होगा और उसमें वो उसका हक है। अगर कोई बीमारी की वजह से कोई फौत हो गया, वो नहीं जा सकता, तो उसके मुताबादल अगर कोई उसका रिलेटिव जो अगर ब्लड रिलेटिव होगा शायद उसमें उसके लिए मतलब यानी ये दोनों सहूलतें जो हैं वो दी गई हैं, यानी पैसे वापस भी हो सकते हैं और फैमिली मेंबर भी जा सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है। सरदार साहब इस के अलावा हम देख रहे हैं कि शॉर्ट हज का ऑप्शन भी दिया गया है, ये बताइएगा ये शॉर्ट हज कितने दिनों का होगा और इसके जो अखराजात हैं ये आम हज के मुकाबले में कितने कम होंगे? ये शॉर्ट हज ये 20 से 25 दिन का होगा और लॉन्ग 40 से 45 दिन का होगा। और शॉर्ट हज के जो ज्यादा उस पर कास्ट आती है क्योंकि वो पीक टाइम में, आखिरी टाइम में जाते हैं और इसलिए उसके लिए तो 13 लाख है और जो लॉन्ग हज है पॉलिसी उसमें 12 लाख है। तो ये मतलब है शॉर्ट हज बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए हमने उनके लिए 20 दिन से 25 दिन का जो उसमें रखा है म्याद। तो इसलिए यानी वो आसानी से यानी उसके दौरान कई लोग इस दफा गए, वो पहले भी वापस आए तो वहां से पहले भी उन्होंने अरेंज कर लिया था, कर ली, वापसी का अरेंज हो गया था, वापस भी आ गए थे। सही। अच्छा, जिस तरह से सरदार साहब आपने बताया भी कि ये 4 साला हज पॉलिसी है और बहुत सारे लोगों का पिछले दिनों ये भी शिकवा आया, जिस तरह से प्रायोरिटी पे अब देखें जो वेटिंग लिस्ट पर हैं वो लोग जा सकेंगे, तो इस गैप को किस हद तक ये पॉलिसी कवर करेगी और जितने भी शिकवे शिकायत हैं आपको लगता है कि इस पॉलिसी के बाद दूर हो जाएंगे? देखिए बात यह है कि 4 साला पॉलिसी है तो मेरा ख्याल है इसके लिए किसी को शिकवे शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और उसका एक बड़ी आसान जो तरीका बना दिया है और उसमें बिल्कुल ऑप्शन उनको दी है। अब जाहिर है कि जो भी आदमीन हज जिस ऑप्शन से इस्तेफादा हासिल करना चाहे वो हो सकेगा, तो मेरा ख्याल है ये सहूलत के लिए ये पॉलिसी बनाई है। सही। अच्छा सरदार साहब, इसके अलावा ये भी बताइएगा और कौन कौन से इनकलाबी मंसूबे हैं जो कि आप आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करने के लिए लेके आना चाह रहे हैं या पाइपलाइन में हैं, वो भी ज़रा शेयर कर दें हमारे प्लेटफॉर्म। देखिए वहाँ पर जो सऊदी हुकूमत है उनकी भी अब जो पॉलिसी है उन्होंने मतलब इस तरह की बनाई, इंतजाम तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन हमने जो पूरा जो हज है अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म की हिदायत पर डिजिटलाइज कर दिया है
और उसमें यानी आसानी पैदा हो गई है। एक वक्त तो जिस तरह रजिस्ट्रेशन हमने शुरू की है तो घर से बैठे हुए अपनी जो ऐप आज पाक हज ऐप जो है उसके जरिए रजिस्ट्रेशन करते हैं बैठे बैठाए और फ्री की जा रही है, कोई उसमें कोई चार्जिंग नहीं है। और इसी के साथ ही वहां पर जिस तरह के जो इंतजामात हैं पहले ही से यानी उनकी जो बुकिंग होगी और उसके मुताबिक यानी वो अपना ये ऑप्शन भी दे सकेंगे कि हम किसके ये भी हम देख रहे हैं कि वहाँ जी 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 सरदार साहब। हाँ? सर यानी कि इंतजामात पहले ही हो जाएंगे, हर चीज़ हर मालूमात जो पहले ही फराहम कर दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन भी आप इजीली ऐप के ज़रिए करवा सकते हैं और कोई पेमेंट भी नहीं है अभी आपके वक्त का। और वाकई जी आसान पॉलिसी है, ज़बरदस्त पॉलिसी है। और ऐसे में जो लोग शिकवा करते हुए नज़र आते थे कि हमें मौका नहीं मिला कुरअंदाजी में, जिनका नाम नहीं आया, तो वो अब प्रायोरिटी पे होंगे। हक तलफी भी हो जाती थी कि जो लोग गए हैं वही बार बार जा रहे हैं और उनका नाम आ जाता है और जो बेचारे रह गए थे वो जा ही नहीं पाते थे, वो दिल में आस लिए बैठे रहते थे, हसरत लिए बैठे रहते थे कि उनका भी नाम आएगा। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में वहाँ शामिल कर दिया गया। तो नाइंसाफियां जो हैं उनको मिनिमाइज करके किसी ना किसी तरीके से हर किसी को बेहतरीन सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है इस पॉलिसी के तहत और यकीनन एक अच्छी बात है और अच्छा कदम है। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।